रिगार्डिंग द यूथ। और मैं चाहूंगी भी कि अगले 15-20 मिनट जब तक भी हम बात करें, हमारा जो मेन टारगेट है वो यूथ को लेके हो, मगर पर्टेनिंग टू दी यूथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वोटर है, ना कि सिर्फ इंडिया का बट इवन इन जेएनके, क्योंकि जेएनके में भी इलेक्शन चल रहे हैं। और जितना भी यूथ मुझे इस वक्त सुन रहा है, मैं चाहूंगी कि अगले 10-15 मिनट अगर उनके पास टाइम है तो हमारी फैक्चुअल पोजीशन को अंडरस्टैंड करें, समझें, और अपना वोट जो 26 को उन्होंने कास्ट करना है उसी बेसिस पे पूरा ध्यान लगा के जो है अपना इंपॉर्टेंट जो वोट है वो कास्ट करें। देखिए, एक बहुत ही महान शख्सियत रहे हैं हमारे, आई लाइक कोटिंग सर्टन लाइन्स। तो मैं आज ही पढ़ रही थी, किसी ने मुझे भेजी कुछ पंक्तियां। वो कहते हैं कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे, होने ना होने का, आने और जाने का जो क्रम है वो चलता रहेगा, हम हैं और हम रहेंगे, ये भ्रम भी पलता रहेगा। और ये जो भ्रम है ये पाल रही है हमारे जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्ट जनता पार्टी, जिसे मैं भाजपा सरकार कहती हूँ, बीजेपी। आप बीजेपी को एक तरह का कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड आ गया उनमें, दैट वी आर इररिप्लेसेबल, और हमने इतने महत्वपूर्ण और इतने अमेजिंग काम कर चुके हैं भारत में और खासकर जम्मू कश्मीर में कि हमें कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। उनका ये जो भ्रम है मैं अगले 10-20 मिनट में तोड़ूंगी। देखिए, क्योंकि आपने मुझे प्रश्न पूछा रिगार्डिंग दी टीचर्स, मलिक साहब, मैं चाहे रहबरी तालीम की बात हो, एसएस स्कीम की बात हो, कोई भी स्कीम जब भी कोई सरकार लेके आती है तो उसके पीछे उनकी कोई ना कोई अच्छी मंशा ही होती है। देयर इज ऑलवेज अ गुड इंटेंशन बिहाइंड एवरी स्कीम। इसलिए उस स्कीम को क्रिटिसाइज करना मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल सही होगा। मगर क्रिटिसाइज हमें क्रिटिसाइज ये करना कि आपने रहबरी तालीम की जो भी आपने आपके जो भी क्रेडेंशियल्स थे, आपके जो भी कंडीशंस थे, उसके तहत आपने स्कीम बनाई, आपने लोगों को जो टीचर्स थे उनको रिक्रूट करना शुरू किया। मगर आप कहीं ना कहीं ये भूल गए कि जम्मू कश्मीर में बहुत हाईली क्वालिफाइड जो है यूथ भी है, जो शायद बीएड, एमएड, मास्टर्स करते होंगे अपने सब्जेक्ट में। जरूरी नहीं है कि अगर एक स्टूडेंट बीटेक करके आता है आईआईटी से या आगे जाके एमटेक करता है आईआईटी से, ही वुडंट वांट टू बी अ टीचर। अगर आप अपनी मास्टर्स, जिसे कहते हैं एक बहुत ही उच्च लेवल पे कंप्लीट कर चुके हैं या एक बहुत ही अमेजिंग यूनिवर्सिटी से क्लियर करते हैं, तो इट इज वेरी लाजमी है कि आप टीचर भी बनना चाहेंगे। मगर जम्मू कश्मीर की सरकार से जम्मू के यूथ को ये क्वेश्चन पूछना होगा, जो हमारी भाजपा की सरकार है सेंटर में, उनसे ये प्रश्न पूछना होगा, हमारे एलजी साहब से प्रश्न पूछना होगा कि अगर एक बहुत ही अच्छे कैलिबर वाला स्टूडेंट किसी बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन करता है, और अगर वो पढ़ने में बहुत ही बेहतरीन है और किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में अब्रॉड चला जाता है, स्कॉलरशिप पे अपनी पढ़ाई करके आता है मास्टर्स की, और वो टीचर लगना चाहता है जम्मू कश्मीर में आके, ही वांट्स टू इम्पार्ट हिज नॉलेज टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन बच्चों को आके पढ़ाना चाहता है जो शायद पढ़ाई से महरूम रहे हों, तो कोई गलत बात तो है नहीं। उनके लिए आपने क्या प्रावधान बनाया है? तो इसीलिए अगर मतलब रामबन से एक इमरान नाम के एक लड़के, जो आई थिंक ऑल जेन के यूथ एसोसिएशन चलाते हैं, 2-3 आर्टिकल्स उन्होंने मुझे आज भेजे रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, और मैं अमेज हो गई। वो उन आर्टिकल्स में किस ढंग से लिखा था, कैसे रामबन में टीचर्स की कमी है। सिर्फ रामबन ही नहीं, चाहे वो आपका उधमपुर हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, कठुआ हो, अनंतनाग हो, राजौरी हो, पुंछ हो, इन सभी एरियाज में टीचर्स की बहुत कमी है। आप रहबरे तालीम लगा के एसएसए स्कीम के अंडर जो है एक बार रिक्रूट करके उसको सील नहीं कर सकते। आपको रेगुलर सरकार को ये जवाब देना होगा, एलजी प्रशासन को ये जवाब देना होगा कि पिछले 8-9 साल में उन्होंने कितनी टीचर्स की जो है रिक्रूटमेंट की है, कितनी नए टीचर्स हैं जो लगाए हैं। देखिए, इंडिया में अगर आप कभी भी आप हिस्ट्री खोल के देखें, हमारे जितने भी गणमान्य पॉलिटिशियंस रहे हैं, उनने कभी ना कभी अपनी लाइफ में टीचिंग जरूर करी है। चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हो, ठीक है, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट बड़े जो वरिष्ठ जो कहते हैं पॉलिटिशियंस रहे हो पुराने, वो कभी ना कभी जो है टीचिंग जरूर करते थे। टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। आप कहीं ना कहीं
अपने भावी भविष्य को तैयार कर रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग अ जनरेशन, ताकि आगे जाकर आपका देश जो है तरक्की कर सके। और ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, गंभीर विषय है कि आज लोग टीचर्स ही नहीं बनना चाहते। जम्मू कश्मीर में अगर आप किससे भी पूछें, अगर 10वीं या 9वीं क्लास में या 10वीं या 12th क्लास में वो 90% नंबर ले लेता है, और अगर आप उस स्टूडेंट से पूछें कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, वो बोलेगा मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ, मगर दो चीजों का भी कभी नाम नहीं लेगा। एक, वो टीचर नहीं बनना चाहेगा, और दूसरा जो है वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहेगा। इसका एक नेक्सस है। अगर आप रेगुलर रिक्रूटमेंट्स करेंगे, अगर आप बच्चों को या यूथ को ये मैसेज देंगे दैट टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ अ स्टेट, टीचर्स आर बिल्डर्स ऑफ अ कंट्री, तो बच्चे आगे जाके पढ़ाएंगे। मलिक साहब, आपके माध्यम से जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगी, मैं खुद भी जो है शाम को पॉलिटी की क्लासेस लेती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम नॉट सेइंग दिस टू ब्रैग अबाउट इट, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि जब मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया था, व्हेन आई हैड टू फिल अप माय फॉर्म, जब मैंने अपनी एसओपी भरी थी, तो एक प्रश्न पूछते हैं हमसे कि भाई आप अब्रॉड आएंगे, आप इन जितने के विशिष्ट, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस में आके पढ़ेंगे, चाहे वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, तो आपसे पूछते हैं कि आप जब अपना कोर्स पूरा कर लेंगे तो वापस जाके अपने देश के लिए क्या करेंगे। सो अगर आप मेंशन करते हैं दैट यू वांट टू गो बैक एंड टीच, तो इससे आपको स्कॉलरशिप के भी चांसेस बनते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एजुकेशन इम्पार्ट करती है। तो मैंने जो जम्मू कश्मीर का जो मसला देखा, स्पेशली यूथ का, दे डू नॉट वांट टू बिकम टीचर्स, इसमें गलती उनकी नहीं है, इसमें गलती सरकार की है, बिकॉज वो टीचर्स को प्रमोट ही नहीं करते। टीचर्स आर जस्ट कि अच्छा आपने ग्रेजुएशन कर ली, हमने सरकारी नौकरी करनी, तो चलो टीचर बन जाओ। टीचर बनना एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेशन है। इट इज नॉट इजी टू बी अ टीचर। तो मुझे लगता है सरकार को ये जवाब देना होगा, यूथ को उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि 8 से 9 साल तक आपने टीचर्स की रिक्रूटमेंट्स क्यों नहीं की। आप रहबरी तालीम लेके आ गए, अगर आपने रहबरी तालीम भी लाए तो क्या आपने उनको रेगुलराइज किया? और अगर आपने रहबरी तालीम टीचर्स को रेगुलराइज किया, तो बाकी जो ओपन मेरिट में आप लोग या प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाल के जो टीचर्स रिक्रूट कर रहे हैं, उनके रेगुलराइजेशन का क्या, उनके लिए आपने क्या प्रावधान रखे हैं, उनकी सीनियोरिटी का क्या, उनकी जिसे कहते हैं एक व्हाट यू कॉल, उनकी सैलरी का क्या। आप अगर यूरोप में जाएंगे, अगर आप अमेरिका में जाएंगे, टीचर्स आर एज हाईली पेड एज द डॉक्टर्स इन दैट कंट्री, टीचर्स आर एज हाईली पेड एज द लॉयर्स इन दैट कंट्री। जितने इंजीनियर, जितने कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग कमाते हैं, उतना ही वहां के, और वहां के प्रोफेसर शायद उससे ज्यादा कमाते हैं। टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। तो ये जो है इस सरकार की बहुत ही बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर में, कि 8 से 9 साल, अगर मैं कैलकुलेट करूं, पिछले 9 साल में एक भी नोटिफिकेशन जो है टीचर्स के लिए नहीं निकाली गई है। मलिक साहब, बिल्कुल मैम, अगर देखो, अगर और भी एक हम देखते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होती थी प्रियर टू दी 2014। एक्सपेक्टेशंस हमारी थी कि जम्मू एंड कश्मीर के यूथ की एक्सपेक्टेशंस थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होती थी, लेकिन सबसे ज्यादा के बजाय ये ग्राफ जो है जीरो पर पहुंच गया। ये जीरो क्यों पहुंचा मलिक साहब, ये जीरो क्यों पहुंचा? आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आप पिछले 10 साल में 2014 से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करते, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप सोसाइटी को, यूथ को ये मैसेज देना चाहते हैं कि टीचर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो आप रिक्रूट नहीं करते। अगर आप एक गांव में स्कूल खोल लेते हैं, किसी किसी कोई गवर्नमेंट स्कूल दूर दराज के विलेज में खोल लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां के टीचर्स होना। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी ऊपर नीचे में कमी कर जाए वो भी चलेगा, मगर अगर आपके टीचर्स बड़े ही अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाएं, तो आपका भविष्य भावी बनेगा। तो आई थिंक द मेन रीजन, जो सबसे बड़ा लेसन जाता है, जो सबसे बड़ा मैसेज जाता है लोगों को, स्पेशली जम्मू कश्मीर में, कि क्योंकि उन्होंने रिक्रूटमेंट्स नहीं करी है पिछले 8 से 9 सालों से लेकर 10 साल हो गया अप्रोक्सीमेटली नाउ टीचर्स की, तो इसका मतलब आप दो मैसेजेस दे रहे हैं। एक, आप टीचिंग को एक नोबल प्रोफेशन नहीं मानते। दो, आपको जम्मू कश्मीर में टीचर्स की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा, आपने जो रहबरी तालीम से जो टीचर्स ऑलरेडी रिक्रूट किए हुए हैं, उनको आप फेज बाय फेज जो रेगुलराइज कर रहे हैं, वो भी पूरे आप रेगुलराइज नहीं कर पाए हैं। आप उनको कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दे देते हैं कि नहीं, वी विल बी रेगुलराइजिंग यू। आज तक उनका रेगुलराइजेशन पूरा हुआ नहीं। सो यू आर क्रिएटिंग अ वेरी बैड मैसेज फॉर द सोसाइटी। आज जहां भी हम एज लॉयर्स या एज डॉक्टर्स या एज इंजीनियर्स पहुंचते हैं, चाहे बड़े बड़े इम्तिहान क्लियर करते हैं, चाहे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस करते हैं, आई थिंक द फर्स्ट
जो श्रेय जाता है इसका जाता है टीचर्स को। और जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट नहीं करके टीचर्स की सरकार ने अपने लिए खड्डा खोद दिया है। जितने भी यूथ मुझे सुन रहा है इस वक्त, जितना भी यूथ जो टीचर्स बनना चाहता था मुझे सुन रहा है, आप इस मुद्दे को बहुत ही ध्यान से सोचें कि जिस सरकार ने आपके प्रोफेशन को ही इंपॉर्टेंस नहीं दी, उस सरकार को आप अगले 5 साल लाके क्या करें। बिल्कुल मैम, इसी लाइव वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वी आर नॉट अगेंस्ट द एसएससी टीचर्स, वी आर नॉट अगेंस्ट एमएससी मूव्स टीचर्स, वी आर नॉट अगेंस्ट द आरईटी टीचर्स, बट वी आर अगेंस्ट द फ्रीजिंग ऑफ रिक्रूटमेंट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। Any government which comes in power, now we have the लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि हमारे एलजी साहब हैं, कोई भी सरकार जब एक अब तो हमें यूटी बना दिया गया, वी हैव बीन डेनिग्रेटेड टू यूनियन टेरिटरी, हम तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्टेट थे, अब हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जब भी हमारे एलजी साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारी यूनियन टेरिटरी के बारे में, तो आपकी यूनियन टेरिटरी का जो बेसिस है वो आपका यूथ है, आपका भावी भविष्य है वो, तो उनके लिए ही रिक्रूटमेंट्स नहीं, आप नोटिफिकेशन नहीं लगा रहे टीचर्स के लिए। तो आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर इंटेंशंस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और मलिक साहब, सिर्फ टीचर्स ही नहीं, और भी बड़े इंपॉर्टेंट यूथ के मुद्दे हैं जो हमें एक एक करके मुझे लगता है लेने चाहिए। अब मैंने एक आई लाइक टू रिसर्च अ लॉट। कभी भी कुछ बोलने से पहले मैं नहीं चाहती कि हमारा ये जो कॉन्वर्सेशन है ये कोई कॉफी टेबल कॉन्वर्सेशन नहीं है कि जिसपे हम लोग एक मुद्दे पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगले 10 मिनट में या जितने भी हमारे पास टाइम है, मैं चाहूंगी कि जो भी लोग यूथ मुझे सुन रहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके जरिए लोगों के समक्ष रखती हूँ, उसको बहुत गौर फरमाएं। मैंने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करी है जम्मू कश्मीर के बारे में कि पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर के किस तरह से क्या हाल है। क्योंकि बीजेपी का इस वक्त जम्मू कश्मीर में ये हाल है कि वो कहते हैं कि चांद जिसे कहते हैं, वो कहते हैं चांद पागल है, अंधेरे में निकल आता है। तो कोई भी पॉइंट जो है अगर विपक्ष रखेगा तो वो कहते हैं दे आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग फॉर द सेक ऑफ इट। तो ये वही बात होगी कि चांद पागल है, अंधेरे में निकल आता है। मगर अगर 1-2 मिनट में अगर आप मेरी बातों को गौर फरमाएं तो आपको समझ में आएगा कि जो भी पॉइंट्स मैं रख रही हूँ रिसर्च पॉइंट। सबसे पहले देखिए, आपने जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, आपने हमें केंद्र शासित प्रदेश रख दिया। अगर आपने हमें केंद्र प्रशासित प्रदेश रखा भी, तो आपने फिर हमारे लिए कुछ स्पेशल चीजें लेके आनी थी। एक यूनियन, हम बाकी चीजों पे तो जाते ही नहीं है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, आप स्टेट से हमें यूटी बनाते हैं, यू डेनिग्रेट अस टू अ यूनियन टेरिटरी, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द यूनियन टेरिटरी दैट वी हैव बिकम, आप टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं निकालते। नंबर 2, आपने जम्मू कश्मीर को स्कैम्स का जो है भरपूर अड्डा बना दिया। मैं सारे स्कैम्स को एक एक करके नाम लूंगी बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले हम लोग कहते हैं जेकेपीएसआई स्कैम। आपने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से काम करवाया, एवरीबडी इज वेल अवेयर ऑफ एप्टेक। मैं उसकी निटिग्रिटीज में नहीं जाऊंगी बिकॉज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी जो है अपना ऑर्डर इस पे दे दिया था। अपनी जो जस्टिफिकेशन थी उन्होंने उस पर बड़े बेहतरीन तरीके से जजमेंट पे लिखी। अगर उसी जजमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं चाहूंगी लोग इसको ध्यान से सुने। 29 दिसंबर 2023 को जो है आप एक लिस्ट निकालते हैं, इसी 29 दिसंबर 2023 को जेकेएसएसपी जो है लिस्ट निकाल देती है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकालती है जेकेपीएसआई की, सब इंस्पेक्टर्स की। मगर क्या आप जानते हैं कि जब ये वाला मैटर जो है एप्टेक का इशू जब हाई कोर्ट में लगा हुआ, तो जो जस्टिस मोक्षा काजमी ने 31 अगस्त 2023 को अपना ऑर्डर निकाला, और उस ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 71 में जस्टिस मोक्षा काजमी ने चीफ सेक्रेटरी साहब से रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट मांगी। उस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई आप लिखिए पूरी के पूरी अपना जो भी आपका रिसर्च है, जो भी आपने पॉइंट्स, पिवटल पॉइंट्स बनाए, उनको लिखिए और हमें बताइए कि किस तरह से आपको क्या खामियां रह गई रिक्रूटमेंट में, किस ढंग से रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। पूरा एक प्रॉपर रिपोर्ट उन्हें तैयार करना था, और वो रिपोर्ट जो है रिव्यू कमेटी का उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर जो है हाई कोर्ट में सबमिट करना था। दे हैड टू गिव रिकमेंडेशंस आल्सो कि किस ढंग से जो है रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर विषय है दैट डिस्पाइट ऑफ अ हाई कोर्ट ऑर्डर, द रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सरकार ने ना ही हाई कोर्ट को सबमिट करी, आप कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है। लोग काफी मेरे बारे में, जब मैं देखती हूँ, कभी भी मैं इंटरव्यूज देती हूँ, तो लोग काफी बार पूछते हैं कि भाई रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आपको क्यों सौंपी जाए, आप मुझे मत सौंपिए। आप हाई कोर्ट का ऑर्डर था दैट विद इन 10 days यू हैड टू सबमिट। 10 सितंबर 2023 को आपने ये रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करनी थी। आपने रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट ना तो हाई कोर्ट को सबमिट करी, ना ही आपने ये रिपोर्ट सार्वजनिक करी। अगर आप इतने ही दूध के धुले थे तो आप रिपोर्ट को सार्वजनिक
सार्वजनिक करते, ताकि सभी यूथ को पता चलता है कि हाँ भाई दिस इज द वे द रिक्रूटमेंट हैड टू बी डन, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। आप ये नहीं करते, आप छुप छुपाते तरीके से जो भी लोग इस स्कैम को जिसे कहते हैं ना, जिसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, छुप छुपाते तरीके से आप उनको गैग करते हैं, उनका मुंह बंद करते हैं और आप एक प्रोविजनल लिस्ट निकाल देते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट द स्टूडेंट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड, मैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट हूं, उन्होंने मेहनत करके सिलेक्ट हो गए। आई एम अगेंस्ट द वे दे हैव बीन सिलेक्टेड। आपने हश हश तरीके से उनको सिलेक्ट किया, दे मस्ट बी वेरी कॉम्पिटेंट। मगर कहीं ना कहीं अगर आप रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जो है सामने ले आते, तो कहीं ना कहीं यूथ को पता चल जाता कि अल्टीमेटली क्या बात रखी गई थी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या लिखा, बाकी उनकी जो कमेटी के मेंबर्स है उन्होंने क्या लिखा, ये आपने नहीं किया। सो JKPSI इज द फर्स्ट गिफ्ट जो है स्कैम का, जो सरकार ने यूथ, जम्मू कश्मीर की यूथ को दिया। दूसरी हम बात करेंगे जल जीवन मिशन स्कैम की। पानी की बात करते हैं, ये बड़ी बेसिक चीज है। आप कहीं भी चले जाएं, आप जम्मू रीजन में जाएं, आप श्रीनगर रीजन में जाएं, हर जगह जो है जल जीवन मिशन के नाम पर इन्होंने जबरदस्त तरीके से स्कैम किया है। व्हेन अ सीनियर IAS ऑफिशियल ऑफ अ रैंक ऑफ एन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जब वो कह देते हैं कि भाई धांधली हुई है, तो आप क्या करते हैं, हश हश मैनर पे उन रिपोर्ट्स को बिठा देते हैं। आपके चीफ इंजीनियर साहब जो थे, कुछ इन्वॉल्व थे, कोई भी कार्रवाई नहीं की, और मगर आप लोग एक स्टेटमेंट देते कि नहीं जल जीवन मिशन में कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। मगर वो कहते हैं कि कथा कथित घोटाला है। अगर ये कथा कथित घोटाला है तो आप प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप ऐसा कुछ नहीं करते। तीसरा स्कैम आयुष्मान भारत, इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। कैग की रिपोर्ट है कि आयुष्मान भारत स्कैम आयुष्मान भारत के नाम पे बहुत ज्यादा धांधली हुई है ऑल ओवर इंडिया। सेहत स्कीम जो जम्मू कश्मीर में चलाई गई, उसमें भी बड़ी जबरदस्त तरीके से धांधली हुई है। फायर एंड इमरजेंसी स्कैम, मुझे तो लगता है फायर एंड इमरजेंसी स्कैम के ऊपर हार चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आज तक जो है LG प्रशासन ने कोई भी क्लैरिफिकेशन फायर एंड इमरजेंसी स्कैम के बारे में नहीं दी है। आप अखबार पढ़ेंगे, 2-3 लाइनें आ जाती है, नहीं जी द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, बट वी आर नॉट क्लियर एज ऑफ नाउ टिल डेट कि भाई हुआ कैसे, किसने किया, क्या पनिशमेंट दी आपने, कुछ भी आपने नहीं कहा। माइनिंग माफिया, जम्मू कश्मीर में माइनिंग माफिया इज एट इट्स पीक। आपका मन करेगा आप रेता और जो बजरी है वो उठा लेंगे, आपका मन करेगा जी आपके कंसर्न डेप्यूटी कमिश्नर्स या कंसर्न माइनिंग ऑफिसर्स ऑर्डर्स निकाल देते कि नहीं अब 10 दिन तक माइनिंग नहीं हो सकती, कभी 10 दिन तक नहीं हो सकती, मगर उसके बाद भी अंडरग्राउंड चल रही है। तो द माइनिंग माफिया इज फ्लरिशिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस स्कैम, जम्मू कश्मीर में आर्म्स लाइसेंस का कितना बड़ा स्कैम है ये सब जानते हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज आउट ऑफ द न्यूज़पेपर्स। सरकार को सैंक्शन देनी थी कुछ ऑफिसर्स की जो इन्वॉल्व थे, और ये दिल्ली की सरकार ने इनको लिखा, मगर उसके बावजूद भी इन्होंने कोई भी सैंक्शन जो थी प्रोसिक्यूशन के लिए नहीं दी। ये जो है एक पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत चलते हैं, और उसके तहत जो है नुकसान कौन भोगेगा, जम्मू कश्मीर का भावी भविष्य। उसके बाद लास्ट ईयर आई थिंक मलिक साहब एक स्टेटमेंट दिया था चीफ सेक्रेटरी साहब ने, उन्होंने कहा था कि 2 लाख बैकडोर एंट्रीज जो है पुरानी सरकार ने करी। मान लेते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि मैं जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की स्टेट की प्रवक्ता हूं, उस चीज को हम साइड पे रख देते हैं, और मैं पेशे से एक वकील भी हूँ और एक थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी वकील हूँ। 2 लाख बैकडोर एंट्रीज आप कहते हैं कि अपॉइंटमेंट्स की गई, अगर 2 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की गई तो आपने आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की, किसके खिलाफ आपने चार्जशीट लगाई? ये कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है सरकार ने। इसी के बाद ये स्कैम्स, सबसे पहले उन्होंने हमें यूटी से डेनिग्रेट कर, हमें स्टेट से यूटी डेनिग्रेट कर दिया, स्कैम्स की लिस्ट मैंने आपको बता दी। तीसरा, आपने रिक्रूटमेंट की पूरी डिस्कशन कर ली, और मैं बार बार अपने भाषणों में भी ये कहती हूँ जब भी मैं लोगों से बात करती हूँ कि हिंदुस्तान में 18% GST लगता है एजुकेशन पर। आप विच इज वेरी एक्सपेंसिव डील, एजुकेशन इज नॉट अ वेरी सिंपल बिजनेस इन दिस कंट्री। अब देखिए, पहाड़ी रिजर्वेशंस की बात हुई, बोला गया कि नहीं जी आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। आज ही मैं रविंदर रैना साहब का इंटरव्यू सुन रही थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो जर्नलिस्ट थे बेबाक तरीके से उनसे पूछ रहे थे कि अगर आपने पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी तो अनंतनाग में आपने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। पहाड़ियों को रिजर्वेशन तो दे दी, देखिए वो मेरे भी भाई हैं, मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगी, मगर वो जो ओपन कैटेगरी में बच्चा सफर करेगा उनका भी मेरे साथ कोई रिश्ता है। तो अगर आप रिजर्वेशन देते हैं, इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी की जो जजमेंट है उसकी तो आपने धज्जियां उड़ाई हुई हैं। इंदिरा साहनी की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कहती है आपका जो लिमिट होगा वो 50%, यू कैन नॉट क्रॉस द 50% बैरियर। अरे भाई, आप 70-80% अगर रिजर्वेशन ही रख देंगे तो जम्मू कश्मीर का जो यूथ जो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो है
अगर किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करता तो वो नौकरी कैसे लेगा? और अगर आपने पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी ही है तो बताइए आपने कौन सी नोटिफिकेशन निकाली? सो ये एक तरह का जो है ना एक लॉलीपॉप और देयर इज अ कैरेट व्हिच दे आर डैंगलिंग फॉर दीज पीपल। रिटर्न में इन्होंने कुछ भी नहीं की, नौकरी इनके पास है नहीं। आईएलओ की रिपोर्ट में पेश करूंगी आपके समक्ष। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पेश करी और इस रिपोर्ट के तहत उन्होंने बड़ी सशक्त शब्दों में कहा 65.7% जो है इज द अनएम्प्लॉयमेंट इन 2022 एंड दिस इज अबाउट दोज पीपल जिन्होंने बेसिक सेकेंडरी एजुकेशन ली हुई थी। 2000 में ये आंकड़ा 35% था। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि आप जो है यूथ को बड़े ही बेबाक तरीके से मूर्ख बना रहे हैं। मगर जम्मू कश्मीर का यूथ पढ़ा लिखा है। आपने अभी देखा यूपीएससी का एग्जाम हुआ, बहुत ही स्टूडेंट्स ने बहुत ही खूबसूरती से एग्जाम क्लियर करा। सो द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट फूलिश। मगर इसीलिए मैं लोगों को कहती हूँ कि आप जब भी अपना वोट डालें, 26 को आपने अपना वोट डालना है, आप बिल्कुल सोच समझ कर अपना वोट डालें। अगर आपने भाजपा को वोट देना है तो आप सोचिए, भाजपा की रिपोर्ट कार्ड पढ़िए कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लेट्स कम डाउन टू द डेली वेजर्स। यही यूथ, इसी यूथ के पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं डेली वेजर्स हैं। 1.5 लाख एक आंकड़ा होता है डेली वेजर्स का। आप हर बार कहते हैं आप हमें लेके आइए, हम आपको रेगुलराइज कर देंगे। मैं आपके समक्ष एक बात रखूंगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है 2006 की सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा था कि कोई भी जो स्टेट है, कोई वेदर सीएलजी, वेदर आपका सीएम है, कोई भी स्टेट जो है रेगुलराइजेशन भी पॉलिसी बना सकती है और उस पॉलिसी के तहत लोगों को रेगुलराइज कर सकती है। 2014 से लेके ये 2024 हो गया, कोई भी रेगुलराइजेशन जो पॉलिसी है नहीं तैयार की गई। एनसीआरबी की, दैट इज कॉल्ड द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ये सरकार का आंकड़ा है कि हिंदुस्तान में 3.5 लाख जो है डेली वेजर जो है सुसाइड कमिट कर चुका है। हम अब देखिए, चाहे वो रहबरे तालीम की बात हो, रहबरे जंगलात की बात हो, रहबरे खेल की बात हो, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर देयर रेगुलराइजेशन। चाहे वो पीडीडी के हो, पीएचई के हो, चाहे वो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हो, हर कोई यही सोचता है कि भाई हमने 25-25 साल लगा दिए, 30-30, 35-35 साल लगा दिए डिपार्टमेंट में, हमने हर तरह का काम किया। आपकी रात को पीडी डिपार्टमेंट कहता है आपकी रात को 10 बजे या रात के 11 बजे पावर फेलियर हो रहा है, यही डेली वेजर, यही लाइनमैन आपके लिए काम कर रहा है। आपको सुबह पानी के नलके खोलने, यही डेली वेजर सुबह 7 बजे आपके नलके खोलना ताकि आप लोगों के घर में पानी आ सके। मगर इसी डेली वेजर को आप 25-25, 35-35 साल तक एक रेगुलराइजेशन का, जिसे कहते हैं, लारा लगा के देते हैं। यू डू नॉट रेगुलराइज देम। 3.5 लाख जो आंकड़ा होता है, एक थोड़ा आंकड़ा नहीं है मलिक साहब, इट इज अ मैसिव नंबर। और इन्हीं डेली वेजेस का बच्चा जो है आगे जाके सोचता है कि भाई हमने जिस तरह की जिंदगी हमारे पिताजी ने व्यतीत करी या हमारे वालिद साहब व्यतीत कर रहे हैं, तो उस तरह की जिंदगी हम ना व्यतीत करें, तो चलो हम आगे जाके पढ़ाई करते हैं। मगर उनके लिए भी जो है कोई भी अपॉर्चुनिटी सरकार ने रखी नहीं। आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करते हैं, कितनी तनख्वाह है आंगनवाड़ी वर्कर्स की? 6,000, 7,000, 8,000, चलिए खिचखिचा के मान भी ले लेते हैं कि आपने इनको 9,000 रुपए दिया। आप 9,000 रुपए में उनसे क्या क्या काम करवाते हैं? कोई भी इलेक्शन ड्यूटी होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम होता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं या नहीं, बेसिकली आंगनवाड़ी वर्कर्स का काम क्या था? उनको काम देखना था कि भाई उनकी अपने विलेज एरिया का उन्हें काम देखना है, वो बेसिक काम देखना है उन्होंने, न्यूट्रिशन का, उन्होंने जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके न्यूट्रिशन का उन्हें काम देखना है। आप आंगनवाड़ी वर्कर्स को फोन्स पकड़ा देते हैं, कंप्यूटर्स पकड़ा देते हो, आप उन्हें बोलते हैं अब आपने सारा जो डेटा है ऑनलाइन जो है आपने उसका बेसिस बनाना है। भाई हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ लेडी who's hardly an 8th पास, जो कम से कम 9वीं कक्षा पता नहीं पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है, अब आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? पैसे आप उनको उतने ही देंगे मगर काम आप उनसे दुनिया भर का कराएंगे। तो किस तरह से आपने उनके मानव अधिकारों का जो है हनन किया हुआ है। कमिंग डाउन टू योर बैक टू विलेजेस प्रोग्राम, आपका बैक टू विलेजेस प्रोग्राम तो टोटली फेल है। मैं आई थिंक एक रिपोर्ट पढ़ रही थी फ्रंट टाइम पेपर में, मुझे उस गांव का नाम भूल गया, मगर ये रजौरी का एक गांव है जहाँ पे बहुत ही बुरे हाल है, पानी को लेकर भी और बिजली को लेकर भी। बैक टू विलेजेस जो प्रोग्राम है ना, ये एक फॉर्मेलिटी रह गया कि डीसी साहब आके बैठेंगे, आगे जाके सामने आसपास जो है बड़े ही वरिष्ठ उनके वरिष्ठ उनके जो है ऑफिसर्स बैठ जाएंगे, मगर अल्टीमेटली जो इंसान बेसिक कम्युनिटी से महरूम है वो महरूम ही रहेगा। जो फेवरेट सरपंच है वो आके 2 लोगों की बात कर जाएगा, जो फेवरेट पंच है वो आके 2 लोगों की बात कर जाएगा, जो भाजपा के साथ लिंक रखता है उसकी 1 या 2 बातें सुन ली जाएंगी। अल्टीमेटली द बैक टू विलेज प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में फेल है। मैं अभी कुछ 2 दिन पहले मलिक साहब सांबा जिले में गई
हुई थी, डिप्टी कमिश्नर से मिली मैं वहां पे आप जानते हैं कि मुद्दा किस बात का था। एक 80 साल की औरत रो रो के मुझे पिछले 2 साल से बोल रही है, मैडम हमारे घर में टॉयलेट नहीं बना। 2 साल से मलिक साहब, इसको गौर फरमाइए। वो कहती है मैंने पिछले 50-60 साल में मुझे पता ही नहीं टॉयलेट क्या होता है, मैं मरने वाली उम्र की कगार पे हूँ, मैं मरने से पहले एक टॉयलेट देखना चाहती हूँ। इस तरह के मुद्दे हैं। आप क्या जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी तो चलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने अपने घर के फोटोज मुझे दिखाए हैं जिनकी छत नहीं है। वो कहते हैं मैडम आप हमें हमारा घर बनवा के दीजिए। जब मैं प्रशासन से बात करती हूँ तो प्रशासन कहता है मैडम हम बनवा तो देंगे, मगर जो है ये कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं ये चेक करना पड़ेगा, इनको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। भाई आप मुझे ये बताइए, अनपढ़ लोग ऑनलाइन फिलिंग कैसे करेंगे? आप उन्हें समझाइए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाए। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई काम नहीं होगा। और जब इन पदाधिकारियों से हम पूछते हैं कि आप बताइए कि आपकी ये जो आवास योजना है कब खुलेगी, वो कहते हैं मैडम इसका भी जानकारी हमें है नहीं। यू आर एक्सपेक्टिंग एन इलिटरेट पर्सन टू कम and fill up an online form where he has no idea. But when an educated person wants to ask you or is asking you that when exactly are you opening up your window, then too you have no answers. ये आ गया। अभी आप देखिए स्मार्ट मीटर्स की ये बात करते हैं, उसकी तो मुझे लगता है कि ये तो इतना वार्म, इतना गर्म इशू है कि हर किसी को पता है बिजली आपसे हैंडल नहीं होती। जितनी थोड़ी बहुत आप दे सकते हैं, आपका मर्जी है तो आप देंगे, जितनी थोड़ी बहुत आप दे रहे हैं उसके ऊपर भी आप इतना लंबा चौड़ा बिल हमारे लिए भेज रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर आप लगाइए ना, मगर आप हमें आश्वासन दीजिए कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद जम्मू कश्मीर के हर घर में 24 घंटे बिजली होगी। इसका आश्वासन कौन देगा? आप ये आश्वासन दीजिए कि अगर पीर पंजाल एरिया में भी कोई गुज्जर बकरवाल का बेटा पढ़ना चाहता है और बैठ के पढ़ रहा है, उसको भी 24 घंटे उतनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जितनी की जम्मू में मिलेगी। मगर मैं आपको ये बड़े दुख से कहना चाहूंगी कि अगर आप गर्मियों में जम्मू का हाल देखें तो वहां के सबसे पॉश लोकेलिटी में भी बिजली का कोई भी प्रावधान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले लोग अतिक्रमण की बात करते हैं, ये कहते हैं स्टेट लैंड जी हमने उसका अतिक्रमण हटाना है, हमने कस्टोडियन लैंड का अतिक्रमण हटाना है। गॉड नोज हाउ मेनी लॉज दे हैव कम आउट विद। बट क्या आप जानते हैं 2 दिन पहले अभी जम्मू हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। उन्होंने पूछा था एडवोकेट शेख शकील अहमद जी की एक पीआईएल है जिसके तहत उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा कि बताइए आपके भाजपा के कितने मंत्री, कितने डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स, कितने एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको आज तक आपने सरकारी बंगले दिए हुए हैं, आप उनको खाली क्यों नहीं करवाते? 2 दिन पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है जिसमें हाईकोर्ट ने स्टेट डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस दिया है कि आप अब आई थिंक दिस इज लिस्टेड ऑन द 8th of May, 8 मई को ये जनहित याचिका लगी है कि बताइए आपके एक्स चीफ मिनिस्टर आजाद साहब, आपके दो एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिसमें बेग साहब और कविंदर गुप्ता जी हैं और 39 अदर्स बीजेपी के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको पूछा गया कि आप बताइए आप घर खाली क्यों नहीं कर रहे और कितनी पेमेंट करी है आपने? आप अतिक्रमण किसका हटाएंगे? उस स्टेट लैंड से उस गुज्जर बकरवाल को हटाएंगे, उस पहाड़ी को हटाएंगे, उस डोगरे को हटाएंगे जो शायद थोड़ी बहुत अपनी खेती बाड़ी कर लेता था। पहले आप कस्टोडियन लैंड में लोगों को अलॉटीज बनाएंगे, उन्हें बोलेंगे नहीं आप अलॉटीज है, हमने 1950s में 60s में आपको अलॉटमेंट दी, आप यहाँ पे खेती बाड़ी कर लीजिए, मगर फिर आपने एक्सप्रेस वे निकाल दी है। मुझे आप एक चीज समझा दीजिए, मैं हाईकोर्ट जाती हूँ, कभी कठुआ से जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जाती हूँ, कभी चंडीगढ़ से आती हूँ, कभी पंजाब से आती हूँ, जैसे ही मैं जम्मू कश्मीर एंटर करती हूँ मुझे तो आज तक एक्सप्रेस वे का लॉजिक नहीं पता चला कठुआ से जम्मू बनाने का। जितनी सड़क आपके पास थी आप कलवर्ट्स बनाते, आपने फ्लाईओवर्स बनाने हैं, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। भाई आपने 8 लेनिंग क्यों करनी है? अब 5 साल बाद अगर हम आपको फिर से मौका देंगे तो आप कहेंगे हमने 8 से हमने 12 लेन बनानी है। तो इन लेन्स पे आपने कौन सी गाड़ियां चलानी है? जिसका वो गाड़ियां चलानी है जिसमें पेट्रोल ओवर, आई थिंक अब तो जैसे ये अभी तो सरकार कहती है वील मैनेज, ये जो 400 पार का आंकड़ा देते हैं शायद तेल जो है 400 पार ही कर दें। तो क्या जरूरत थी मुझे नहीं पता। मैं भी एक जैसे कहते हैं ना, आई एम अ regular I fly regularly on the roads of on the national highway from Kathua to Jammu। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई इतनी जरूरत थी कि आपने छोटे छोटे लोगों के खोखे उखड़वा दिए, लोगों की छोटी छोटी जो है जिसपे वो अपना गुजारा करते थे दुकानें वो उखड़वा दी, घर उनके तोड़ दिए। किस लिए? कि हमने जी 8 लेन करना, हमने 4 लेनिंग करनी। किस बात पे आपने लेनिंग करनी है? उसका कोई भी थी डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लाइवलीहुड इज क्वेश्चनेबल। अगर सरकार चाहती तो वो डेवलपमेंट करेगी, मगर लोगों के आंसुओं पर, लोगों की लाइवलीहुड पर तो वो क्वेश्चनेबल है। आप हमें बोलेंगे कि भाई आप कस्टोडियन लैंड पे आपने कब्जा किया, आपको कोई अब हमने 50 साल तक आपको कस्टोडियन लैंड दी, अब हमने वापस लेनी है।
और जो इसका मुआवजा है आपको नहीं मिलेगा, कस्टोडियन को मिलेगा, इवन दो आई एम एन अलॉटी। अच्छा, आप कहेंगे नहीं नहीं, आप पिछले 20 साल से स्टेट लैंड पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपको ठीक है हाईकोर्ट के तहत कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, मगर आप अपना चारा देख लीजिए आपने क्या करना है। मगर जब आपके जुगल किशोर साहब 34 करोड़ का लोन लेते हैं जेके बैंक से, उस प्रोजेक्ट का नाम था हिमगिरी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट उन्होंने लगाना था हिमाचल में। पीआई सॉरी जिसे कहते हैं आरटीआई डाली गई, और लोग पूरी की पूरी रिपोर्ट है मेरे पास, आई विश आई कुड शो यू ऑल ऑफ दैट। वो बड़ी जल्द आके मैं उसके ऊपर भी एक बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, वेयर आई शो ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जहां पे जिस प्रोजेक्ट के लिए जुगल किशोर साहब जेके बैंक से 34 करोड़ लेते हैं, वो प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हुआ। एंड अल्टीमेटली जेके बैंक क्या कहता है, जेके बैंक कहता है इट इज डिक्लेयर्ड एनपीए। तो क्या अगर कोई भी जम्मू कश्मीर का यूथ ले लेते हैं, अगर उसने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो, वो चाहे कि 2 लाख रुपया में जेके बैंक से लोन उठा लेता हूं, क्या जेके बैंक उसको भी उतनी सहूलियत देगी जितनी उन्होंने जुगल किशोर साहब को दी है? बिल्कुल सहूलियत नहीं देगी। मंडला गांव का, बसोली के मंडला गांव का एक पश्मीना वर्कर है, जिसने 2014-15 में आपके कश्मीर में जो था कश्मीर हाट में अपना, उसने एक एग्जीबिशन में अपने शॉल्स बिकवाने थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वहां पे बाढ़ आ गई, फ्लैश फ्लड्स आ गए थे। जब फ्लैश फ्लड्स आए तो उसका सारा का सारा सामान डूब गया। उसका कोई आंकड़ा बनता था, कॉम्पनसेशन बनती थी 5 से 6 लाख, जो सरकार की कैलकुलेट हुई है। ये 2024 आ गया है। अब सरकार ने कुछ ही महीने पहले, 2 महीने पहले उसको एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें से कहा है कि तुम्हारे नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इसका मतलब अब वो आदमी एग्जिस्ट नहीं करता था जिसको आपने 5 लाख रुपए देने थे, मगर जुगल किशोर जी जो ओपनली 34 करोड़ का जो उन्होंने लोन लिया था, वो आप इनको कहीं ना कहीं माफ कर देते। तो ये सरकार का जो है कहीं ना कहीं इनकी जिसे कहते हैं इनकी इनकेपेबिलिटीज दिखाई देती हैं। वो कहते हैं परिवारवाद की। आप एम्स में तो सबको पता है कि एम्स में डेंटल उस पे डॉक्टर की पोजीशन पे जो है एक जो थी वैकेंसी निकली थी, वो किसको गई? आई डोंट नीड टू से दैट, वो गई हमारे माननीय बीजेपी जी के मंत्री के ही परिवार को। दूसरा, वो कहते हैं कि हमने सरोर टोल प्लाजा उसको बंद करवा दिया। आपने सरोर टोल प्लाजा कब बंद करवा दिया? आपने सरोर टोल प्लाजा तो बंद करा दिया, मगर जो बाकी 5-6 टोल प्लाजा खोल रखे हैं, उसमें इतना अमाउंट आप हमसे चार्ज कर लेते हैं कि अगर आपने एक टोल प्लाजा बंद ही करा दिया ना भाई, कौन सी सड़कों पे टोल लेना आपने, जो सड़क है ही नहीं। पहली बात तो मलिक साहब, जो 8 लेन बन रही है जम्मू एक्सप्रेस वे, मैं कलवर्ट्स के फेवर में हूँ, मैं फ्लाईओवर्स के फेवर में हूँ, मैं छोटी छोटी बाइलेन्स निकालने के फेवर में हूँ। आप निकालिए ना, आप गलियां बनाइए, अपने विलेजेस में गलियां बनाइए। आपने अगर सड़कें बनानी है, जो दूर दराज के सरकारी स्कूल है उनके लिए सड़कें बनाइए, जो पहाड़ी इलाके के स्कूल है उनके लिए सड़कें बनाइए। ये एक्सप्रेस वे बनाने का इनका कोई लॉजिक ही नहीं था। जो मेन मुद्दे हैं, वो जो सरकार है इन मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहती। और ये अभी ये जेएनके की रिपोर्ट कार्ड है, और इसी जेएनके की रिपोर्ट कार्ड में मैं आप लोगों को 2 चीजें बताना चाहूंगी। एक, अभी हमारा हंगर इंडेक्स जो है आउट हुआ है। हंगर इंडेक्स जो है, हिंदुस्तान 111वें नंबर पे है, एंड दैट इज समथिंग विच परहैप्स वी नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट। वेजिटेबल की जो थाली है, ये मैं सरकारी आंकड़ा बता रही हूँ, अगर आपने वेज थाली भी खानी है ना, मार्च 2024 में वो एक वेजिटेबल थाली जो है आपको कॉस्ट करेगी 27 रुपए 3 पैसे। मार्च 2023 में ये थी 25 रुपए 5 पैसे। तो आप देखिए 7% जो है, 7% जो है, इट हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव। आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट है कि 36% आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर देयर फॉर गेटिंग देयर प्लेसमेंट्स। ये आईआईटी का हाल है। और आप कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के भावी भविष्य को, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे। 117 बिलियन डॉलर्स की एजुकेशन इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में, और इसके बारे में जो है सरकार कभी बात करेगी नहीं। अगर 117 बिलियन डॉलर्स की आप एजुकेशन की इंडस्ट्री चला रहे हैं हिंदुस्तान में, तो फिर आपकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि हिंदुस्तान के अनएम्प्लॉयड जम्मू कश्मीर के यूथ को आप कितनी नौकरियां दे पाए, कितनी उनको अपॉर्चुनिटीज दे पाए, ये जम्मू कश्मीर के यूथ को जो है सोचना पड़ेगा। ये आ गई इनकी जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट का। बिल्कुल जी मैम, मलिक साहब, आगे क्वेश्चन पे जाने से पहले और एक रिक्रूटमेंट हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुई है 2019 के बाद की अगर बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्टाफ जो है हमारे हायर सेकेंडरीज में लगाया गया था, वो भी सिर्फ लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में जब सेशन स्टार्ट हुआ था, मार्च और अप्रैल में। और हमारे जो सीआरसी यानी कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में बोले, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको अक्टूबर नवंबर में लगाया गया था। पहली चीज,
बहुत ज्यादा रेट, सेशन हमारा एंड पे था, उस टाइम पे उनको लगाया गया। एंड सेकंड थिंग, दूसरी चीज, यहाँ पे दो चीजें हैं जिनके बिना पे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स लगाए गए, सिंपली ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द यूथ है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एजुकेटेड यूथ। अब इसके पीछे दो रीजन है, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, एज पर माई परसेप्शन। पहला कि आप इनसे काम लेते हैं एक परमानेंट लेक्चरर के बराबर, इवन कि उनसे ज्यादा ही, और उनको आप वेज कितना देते हैं, पहले तो 7,000 था, फिर 10 हुआ, और आज की डेट में 25,000 उनको सैलरी दी जाती है, जबकि उनका वो 60,000 से भी ज्यादा काम करते हैं। नंबर वन। दूसरी चीज, उनको टर्मिनेट कर दिया गया 31 मार्च को, यानी एक एजुकेटेड यूथ को आप लेक्चरर का स्टेटस देते हैं, लेकिन वो भी 2 या 3 महीने के लिए आप उसको लेक्चरर का स्टेटस देते हैं, और उसके बाद वही आपका लेक्चरर जब अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, वही लेक्चरर जो है एज लेबरर का काम करता है। मैम ये 2 पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि मैं टोटल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एजुकेटेड यूथ है। मैम इसको आप किस तरह से लेते हैं? अगर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, अगर लेक्चरर्स की वैकेंसीज है आपके पास, दैट्स व्हाई यू आर अपॉइंटिंग दीज एस्पायरेंट्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो फिर रेगुलर ये रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रही है? इनको आप कॉन्ट्रैक्ट पे ही, यानी हमारे यूथ को एक्सप्लॉइट ही क्यों किया जा रहा है? इसके इसी चीज में एक चीज ऐड करूंगी। आपको पता है, मैं आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन इकोनॉमिक्स। उसमें लिखा हुआ था कि 2014 से 15 में हिंदुस्तान ने तकरीबन 60 लाख करोड़ का लोन लिया। 2023 से 2024 तक आपको पता है हमारे पे लोन कितना है हिंदुस्तान में? 170 लाख करोड़। दिस इज एन अप्रोक्सीमेट अमाउंट दैट आई एम टेलिंग यू कि 2014 से 2015 तक हिंदुस्तान ने जो लोन लिया था जो हमारे पे जो लोन था, कर्ज था, वो था 60 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली। अभी 2023 से लेके 2024 तक हमारा कितना लोन है? 170 लाख करोड़। अभी हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है बाय 2047। द पॉइंट इज, अब मैं इसको आपके साथ, आपके प्रश्न के और आपकी जो वेंटेज पॉइंट है उसके साथ रिलेट करूंगी। देखिए, आप इतना लोन लेते हैं, क्यों लोन ले रहे हैं आप? क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ध्यान देना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान देना है। भाई अगर आपने स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, आपने सड़कें बनानी है, अल्टीमेटली इन स्कूल्स में टीचर्स की आवश्यकता होगी, अल्टीमेटली इन अस्पतालों में डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी। आपने सिर्फ नाम के लिए तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना नहीं है, आपने सिर्फ नाम के लिए तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोलना नहीं है। अल्टीमेटली यू नीड एजुकेटेड डॉक्टर्स, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, you need highly qualified good teachers in these institutions। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी, अगर कोई भी सरकार का जिसे कहते हैं मुलाजिम जो है, या कोई भी सरकार का ऑफिशियल जो है, अगर इस वक्त मुझे सुन रहा है या आगे जाके मुझे सुनेगा, कि भाई अल्टीमेटली जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो आपने उसका फाइनेंशियल क्वोशिएंट चेक करना है। आप तभी टीचर्स रिक्रूट करिए अगर आपके पास उतनी क्षमता है उनको जिसे कहते हैं पैसे देने की, उनको सैलरी देने की। आप तभी अस्पताल खोलिए अगर आपके पास क्षमता है उसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल घोषित करने की, सिर्फ नाम पे नहीं। अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मलिक साहब, वो ये है कि नाम के तौर पर, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, हम एक डिक्लेरेशन दे देते हैं नहीं जी हम 10 अस्पताल खोलेंगे, 10 यहाँ पे डिग्री कॉलेजेस खोलेंगे, बट गवर्नमेंट के पास जो है उस तरह से फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है कि किस ढंग से उनको जो है लेक्चरर्स को पैसे देना है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास फंड्स की कमी। अगर सरकार के पास फंड्स की कमी है, देन दे हैव ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट, दे हैव ब्रिलियंट इकोनॉमिक ऑफिशियल्स। वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस ढंग से पैसे का जो है बाइफिकेशन होगा या ट्राइफिकेशन होगा, किस ढंग से फंड्स क्लासिफाई होंगे। अगर उनके पास ऑफिशियल्स हैं तो या तो बता दें कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, और अगर आपके पास टीचर्स को तनख्वाह देने के लिए ढंग से पैसा नहीं है, आप उनको एक डिग्निफाइड सैलरी नहीं दे सकते, तो फिर प्लीज आप इतना लोन उठा के, हमें नहीं चाहिए आपकी सड़कें, हमें नहीं चाहिए आपके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी, अनंतनाग। हमें नहीं चाहिए आपके बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जिन हॉस्पिटल्स में जो सुपर स्पेशलिटी सिर्फ नाम के हैं, जिनके अंदर कोई भी जो है प्रॉपर जो है प्रावधान नहीं है। अल्टीमेटली अगर सारे के सारे पेशेंट्स आपने रेफर ही करने हैं जम्मू में, रेफर ही करने हैं डीएमसी लुधियाना में, रेफर ही करने हैं सीएमसी चंडीगढ़ में, तो फिर आपने क्यों खोलने हैं इतने बड़े बड़े जिसे कहते हैं हॉस्पिटल्स। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मलिक साहब
दैट कहीं ना कहीं ये टीचर्स को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, तभी इनकी सैलरीज जो है ये इंक्रीज नहीं करते, और वही काम करवाएंगे इनसे 90,000 का, मगर अल्टीमेटली उनको पैसे वही उतना 10,000 या 11,000 के। आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए, जम्मू कश्मीर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, सरकार उसके ऊपर भी कोई वो नहीं बना रही है, कोई पॉलिसी नहीं बना रही है। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल की 5th या 6th क्लास की टीचर से पूछिए कि आपको कितने पैसे मिलते हैं, पता है कितना अमाउंट बोलेंगे? 5,000, 6,000। सो व्हाट इज दिस? एक्सप्लॉयटेशन। जिस प्रांत में, जिस स्टेट में, जिस यूनियन टेरिटरी में, जिस देश में आपके टीचर्स इतना कम अमाउंट लेते हैं, उस देश का आगे क्या बनेगा ये आप सोच सकते हैं। सो दिस इज जस्ट द रिपोर्ट कार्ड जो मैंने आपको जम्मू कश्मीर की, जिसे कहते हैं, बताई मलिक साहब। अभी तो मैं जिसे कहते हैं ना कि भाजपा की नेशनल रिपोर्ट कार्ड पे तो मैं गई ही नहीं। नेशनल रिपोर्ट कार्ड अगले 2 मिनट में अगर आप मुझे अलाउ करें, आई वॉन्ट टू कम आउट विद द नेक्स्ट टॉपिक कि किस तरह से उन्होंने नेशनल स्तर पे जो है लोगों को मूर्ख बनाया है, they've exploited। एक सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद योर ड्यू परमिशन, अगले Yes, 1 मिनट में 2 मिनट जी बिल्कुल। अगले इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं मलिक साहब, बिकॉज देखिए आप सोशल मीडिया का जमाना है। मैं सभी यूथ से ये रिक्वेस्ट करूंगी दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग व्हाट्सएप, व्हेनेवर यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम, आप फेसबुक यूज करें, आप बेशक अपने एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज करें, मगर यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट वोटर ऑफ दिस कंट्री। आप ये भी जानने की कोशिश करिए कि जो मैनिफेस्टोज में बोला जाता है क्या वो ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। बहुत फैंसी लगता है कि हमने किश्तवाड़ में या रामबन में या राजौरी में या पुंछ में या डोडा में या अनंतनाग में या कश्मीर में हमने 10 हॉस्पिटल्स खोल दिए, 20 डिग्री कॉलेज खोल दिए, बट अल्टीमेटली स्टाफ कहाँ है? इसका मतलब तो ये मजा तब आएगा जब आप एक नेशनल एक इंटरनेशनल लेवल का जो है आप एक स्कूल खोलें, आप एक इंटरनेशनल लेवल का जिसे कहते हैं आप अस्पताल खोलें, आप एक इंटरनेशनल जिसमें ये जो रेफरेंस का सिस्टम है, कोई भी पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में रेफर, कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा रेफर टू दी टू द मेन प्रोविंस। ये जो मसला है हमें चेंज करना है। नाउ कमिंग डाउन जो नेशनल मुद्दे पे जिस तरह से ये मूड बना रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द इलेक्टोरल बॉन्ड। अगर आप, मैं भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी कहती हूँ, इनको बृजभूषण जनता पार्टी कहती हूँ। इनकी जो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारामन जी, वो एक स्टेटमेंट देती हैं कुछ दिन पहले। वो कहती है मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी लोकसभा का। उनसे जब पूछा कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगी, वो कहती मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भाई 6,000 करोड़ के आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स खा रहे, आपकी वित्त मंत्री के पास पैसे नहीं है इलेक्शन कंटेस्ट करने के। इसका मतलब जो आप नारा पिछले 10 साल में चला रहे हैं कि देश बदल रहा है, तो देश कहाँ बदल रहा है? अगर 10वीं और 12वीं का शिष्य जब 90% नंबर लेगा और उसे पूछिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं नरेंद्र मोदी बनना चाहता हूँ, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ या मैं यूनियन मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। वो यहाँ तक वो ये बोल देगा मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ, आईआईटी जाना चाहता हूँ, एम्स जाना चाहता हूँ। बट पॉलिटिक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज आंसर। वो इसलिए है क्योंकि जब देश की वित्त मंत्री बोलती है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? और देश की वित्त मंत्री ये भी कहती है कि हिंदुस्तान में जितनी भी वोटिंग होती है वो कास्ट और क्रीड के बेसिस पे होती है। अगर कास्ट और क्रीड और मजहब के नाम पे वोटिंग होती है, फिर देश आप 10 साल में बदल ही नहीं पाए। या तो आपने एक झूठा नैरेटिव क्रिएट किया लोगों के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, कि बताया कि नहीं देश बदल रहा है। इसका मतलब देश बदला ही नहीं पिछले 10 सालों में, अगर देश की वित्त मंत्री जो है लोकसभा का इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं रखती। दूसरा पॉइंट, मैंने आप लोगों को बताया कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है आपने 2047 तक, मगर भारत का जो लोन है इस वक्त मार्केट में दैट इज ओवर 170 लाख करोड़। तीसरा बात आ जाते हैं आरक्षण पे। मैं खुद भी एक औरत हूँ, बहुत खूबसूरत जो है इन्होंने एक जिसे कहते हैं कि औरतों के लिए एक गिफ्ट लाया मोदी सरकार ने। वो कहती थी 33% जो है 33% हम रिजर्वेशन देंगे। आप इस सरकार से पूछिए जो बेवकूफ बनाओ जो महिला बिल आप लेके आए थे जिसपे आपने कानून बनाया कि आप 33% रिजर्वेशन देंगे, अभी सेंसस होना है, अभी आपने डिलिमिटेशन करनी है, ये 2029 तक आना ही नहीं है। मजा तो तब आता जब ये कहते हैं कि अब की बार 400 बार हमने संविधान बदलना है। हमने लोगों ने आप पे भरोसा करके आपको पार्लियामेंट में भेजा, मेजोरिटी में भेजा, तो आपने बनाना था ना कानून। रातों रात निकालते आप ऑर्डिनेंस, कानून बनाते जिसके तहत आप औरतों को 33% रिजर्वेशन 2029 से क्यों, अभी वो हुआ नहीं है, आप इसी साल से देते, ताकि इस साल जम्मू कश्मीर की भी कुछ भावी जिसे कहते हैं कुछ होनहार महिलाएं जो है
वो एमपी इलेक्शन कंटेस्ट कर पाती। ऐसा आपने नहीं किया। आप मणिपुर में आपके जो चीफ मिनिस्टर है बीरेंद्र सिंह, वो नहीं बोल पाए। आप क्या हमें जिसे कहते हैं 33% रिजर्वेशन देंगे? आप सुप्रीम कोर्ट ने आपकी धज्जियां उड़ा दी जिसे कहते हैं चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन पे, जहां पे आप 8 वोटों की चोरी कर रहे थे। आपके गुजरात के जो कैंडिडेट हैं रूपाला जी, उन्होंने पूरे राजपूतों के लिए मसला बना दिया, ये कह के आपने राजपूत औरतों पे जो है आपने एक प्रश्न चिन्ह लगाया। उसके बाद आप 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं। आपके बीएस येडुरप्पा जो कर्नाटका के एक्स चीफ मिनिस्टर थे, ये लोगों को पता होना चाहिए, वो पॉक्सो के अंडर बुक्ड है। उनके ऊपर एलिगेशंस क्या है? उनके ऊपर एलिगेशन ये है कि एक 17 साल की लड़की की मदर ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि बीएस येडुरप्पा ने उनको गलत तरीके से ट्रीट किया, उनकी 17 साल की बेटी को। एंड व्हाट इज द एज ऑफ मिस्टर येडुरप्पा? ही इज एन ऑक्टोजेनेरियन, ऑलमोस्ट 80 साल के हैं वो। आपके मंत्री जो है पॉक्सो में बुक्ड है और आप 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं। जेपी नड्डा साहब जी की वाइफ की कुछ दिन पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी चोरी हो गई, जेपी नड्डा साहब की वाइफ की। उसमें 3 लड़के इन्वॉल्व थे, कोई 24 साल का था, कोई 23 साल का था, कोई 25 साल का था। एक लड़के से पूछा गया कि तुमने भाई गाड़ी की क्यों चोरी करी? उसने कहा मैं बहुत गरीब खानदान से आता हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है। अब आप मलिक साहब मुझे ये बताइए, वो जेपी नड्डा साहब की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, तभी उनकी फॉर्च्यूनर जो है 2 दिन में पकड़ी गई। अगर मेरी गाड़ी या हम जैसे आम लोगों की गाड़ी अगर चोरी हो जाए, तो मैं आपको बताती हूँ, पुलिस अगर पर्चा भी लगा दे, अगर एफआईआर भी रजिस्टर कर दे जम्मू कश्मीर में, तो भी मैं मान लूं। उसके बाद जिसे कहते हैं हम कहते हैं 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं। हमारी माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी कहाँ थी वो राम मंदिर के उद्घाटन पर? मैं रिलीजन के बारे में एक शब्द नहीं कहूंगी आज, क्योंकि आई हेट पीपल जो रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। मैं औरतों की बात कहूंगी। कहाँ थी भारत की माननीय राष्ट्रपति जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था? आपने उनको बुलाया ही नहीं। क्यों नहीं बुलाया आपने? आपने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि अगर माननीय मुहिम अगर वहां पे होती, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जितनी मीडिया फुटेज मिलनी थी वो थोड़ी कम मिलती। उसके बाद अब अंकिता भंडारी का मर्डर केस की बात करते हैं, आपने उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मणिपुर के मसले पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अलाना कंपनी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लास्ट में बात करना चाहूंगी। रेमडेसिविर नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई आई थी कोरोना के दौरान। रेमडेसिविर को क्रिटिसाइज किया गया था कि ये दवाई जो है घातक है लोगों के लिए, मगर फिर भी जो है सरकार ने इसको खरीदा और इसको लोगों को दिया, काफी लोग मरे भी। आप जानते हैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, रेमडेसिविर नाम की जो दवाई थी, ये कंपनी ने बनाई जिसका नाम था जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला कंपनी ने सरकार को 18 करोड़ के जो है ये जिसे कहते हैं ना चुनावी चंदा दिया, जिसे हम इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। आपकी अलाना बीफ कंपनी, आप मजहब की बात करते हैं, चलिए हर मजहब की जो है अपनी मजबूरियां होती हैं, हर मजहब की अपनी प्रैक्टिसेस होती है, और मैं हर मजहब को मानती हूँ। मगर आप जब कहते हैं कि आप बड़े ही जिसे कहते हैं आप भावी जैसे सनातन धर्म के जो है टॉर्च बेरर हैं, अगर आप सनातन धर्म के टॉर्च बेरर हैं, तो आपने बीफ कंपनी से आपने कितने कितने पैसों के, आपने करोड़ों रुपए के जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदवाए। अब देखिए कुछ ही दिन पहले जो है केरला में ईवीएम के 2 मसले जो है बाहर आए। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दायर की गई है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अब उनसे जवाब मांगा है इलेक्शन कमीशन से। केरला में क्या हुआ है कि ईवीएम और वीवीपैट का मसला बना है कि आप दबा कुछ रहे हैं और पर्चा किसी और बात का निकलता है। तो ये अब ये 2 दिन पहले का है, जस्ट 2 days बिफोर दिस हैज हैपेंड इन केरला। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये गए। इसी के साथ जो है आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे एक्सपेक्ट करती है कि एक बड़े निष्पक्ष तरीके से इलेक्शंस कराए जाएंगे, जब जो है आपकी ईडी, सीबीआई और सरकार है पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट सीज कर देती है। आप फार्मर्स के बारे में बात नहीं करते। 1.5 लाख फार्मर्स सुसाइड कर चुका है हिंदुस्तान में पिछले 1 साल में, उसके बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, आप 400 पार का नारा लगाते हैं। किस लिए? आपको 400 पार चाहिए, आप 400 पार लीजिए, अपनी काबिलियता पे लीजिए। मगर जब भाजपा सरकार ये बोलती है कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमने देश का संविधान बदलना है, then that is questionable। देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही खूबसूरती से बनाया था, और देश का संविधान जो है, हमें संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें संविधान को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। अगर आपने संविधान का कोई भी आर्टिकल का अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए आप करवाइए ना, पार्लियामेंट में बहस करवाइए, आराम से संशोधन करिए। इस बारे में वो बात नहीं करते हैं।
फ्रीडम ऑफ प्रेस कितनी है मलिक साहब? आज मैं आपके साथ ये इंटरव्यू कर रही हूँ, आपके साथ ये फेसबुक, माय फर्स्ट फेसबुक लाइव बाय द वे, आई वाज नॉट वेरी टेक्निकली नॉलेजेबल अबाउट इट, मेरा पहला फेसबुक लाइव है। कितनी है फ्रीडम ऑफ प्रेस का इंडेक्स? 161 आउट ऑफ 180। हिंदुस्तान की सरकार कितना प्रतिशत जीडीपी खर्चती है हेल्थ सेक्टर में? 1.2%। आप चाय पे चर्चा करना चाहते हैं मगर आप महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहते, आप इन्फ्लेशन पे चर्चा नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी माननीय जस्टिस है, उनका नाम है बीवी नागरत्ना। बीवी नागरत्ना ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, वो कहती है कि मुझे लगा था कि जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो शायद कोई काला धन जो है वापस आएगा, बट अल्टीमेटली वो कहती हैं दैट इट वाज एन एब्सोल्युटली रिडंडेंट एक्सरसाइज। ऐसा है मलिक साहब कि टीएन शेषन नाम के एक बड़े ही बेहतरीन इलेक्शन कमिश्नर रहे हिंदुस्तान में, और टीएन शेषन साहब से जब पूछा गया कि भाई बताइए आप सुबह उठ के क्या खाते हैं, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा था कि मैं सुबह उठ के 6-7 पॉलिटिशियन खा जाता हूँ। टीएन शेषन जो थे अब इतना इतना दम रखते थे कि जब भी कोई पॉलिटिशियन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना करता था, सो ही वाज ब्रॉट टू टास्क। मगर ये जो प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। टीएन शेषन साहब से किसी ने पूछा कि शेषन साहब आप बताइए कि जब भी हमने कोई कैंडिडेट जो है चूज करना है, उसके क्राइटेरिया क्या होने चाहिए? तो उन्होंने बड़े हंस के बोला था कि भाई आप ऐसे चूज करिए, ऐसा कैंडिडेट चूज करिए जैसे आप अपना घर का सन इन लॉ अपनी बेटी के लिए जब पति ढूंढते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो है आप अपना कैंडिडेट चूज करिए। देखिए उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या काम किया है, उसकी खूबियां क्या है। कुछ चीजों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं मगर कैरेक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसी बात पे टीएन शेषन जी से किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर अगर कोई भी कैंडिडेट अच्छा ना हो तो फिर हम क्या करें? तो उन्हें बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया था। उन्होंने कहा जब कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं हो तो आप अपना चेहरा जाके शीशे में देखिए और अपने आप को बोलिए कि कोई भी कैंडिडेट नहीं है, मैं खुद जो है इलेक्शंस में उतरूंगा। मलिक साहब मैं टीएन शेषन से मिली थी, सन 2000 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी कॉलेज के एक फंक्शन में, और मैंने बड़ी बेहतरीन तरीके से उनसे एक सवाल पूछा था ड्यूरिंग दैट फंक्शन। मैंने उनसे पूछा था कि शेषन साहब आप बताइए कि हम सारे यहाँ वकील हैं, अब 5-6 साल में हम भी अपनी 5 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हम लोगों को? तो उन्हें बड़ी खूबसूरती से कहा था कि आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज होगा कि भारत के संविधान को आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, और भारत के सिस्टम में आने के लिए सिर्फ आईएएस और आईपीएस तरीका नहीं है। भारत का सिस्टम तब बदलेगा जब भारत का भावी भविष्य, जिसे हम यूथ कहते हैं, एजुकेटेड यूथ पॉलिटिक्स में हिस्सा लेगा। मैं आपके माध्यम से भाजपा सरकार से ये पूछना चाहूंगी कि आप हमें ये बताइए कि आपने आज तक जब भी एमपी इलेक्शन कंटेस्ट किया, देखिए माननीय रमन भल्ला जी और चौधरी लाल सिंह बड़े ही सशक्त हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मगर ऐसा कितनी बार हुआ है कि भाजपा ने कोई, जिसे कहते हैं, कोई यूथ का चेहरा जो है वो आगे लेके आई, जिसे कहते हैं लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज उन्होंने यूथ के लिए खोली? ऐसा कभी भी कहीं पे भी जो है भाजपा ने नहीं किया। जी मलिक साहब, ये रिपोर्ट कार्ड मैंने आपको दी, जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट कार्ड और इंडिया की रिपोर्ट कार्ड। जी एग्जैक्टली मैम, आपने बहुत सारी चीजों का खुलासा किया, लेकिन साथ में आपने जेके पीएसआई के स्कैम की बात करी, लेकिन इसके साथ में हमारे जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई उनका थोड़ा सा मैं आपको बोल दूं। अकाउंट्स असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट यहाँ पे होती है, एग्जाम होता है, उसमें स्कैम होता है, ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वाकई में स्कैम हुआ है। जब स्कैम प्रूव हो गया तो उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है, और कैंसिल होने के बाद फिर से वो एग्जाम कंडक्ट होता है। और एक बहुत जो एस्टॉनिशिंग बात वो ये है कि जो लड़के यानी जिन्होंने स्कैम्स में यानी जिन्होंने स्कैम्स करवाए थे, वही लड़के जो है एग्जाम्स में दोबारा उन गरीब और उन ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटेंट बच्चों के साथ फिर से ओपनली फ्रीली बैठते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर स्कैम प्रूव हो गए, अगर जो स्कैमर्स थे वो भी आपने देख ली, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम जो है सामने आए थे, और बहुत बड़ी बड़ी रकमें, बहुत बड़े बड़े जो सम्स थे वो भी सामने आए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर स्कैम्स प्रूव हो गए, स्कैमर्स भी आपने देख लिए, फिर वो फिर से एग्जाम में कैसे अपेयर हुए और उन पे कोई यानी लीगल एक्शन आज तक क्यों नहीं हुआ? देखिए इसलिए तो मैं कहती हूँ कि इन स्कैम्स का सूत्रधार नहीं ढूंढ पाया आप आज तक।
आप अपनी कॉम्पिटेंस, मैं तभी बोलती हूँ, आपने पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, सुप्रीम कोर्ट को हम इसका धन्यवाद देंगे कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। एसबीआई वाज पुट अंडर प्रेशर कि उनको जवाब देना पड़ा, मगर यही ईडी और सीबीआई जो थी, भेजते ना आप जम्मू कश्मीर में, आप भेजते उनका पता लगाने के लिए कि ये अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में, जेकेपीएसआई में जितने भी स्कैम्स हुए जम्मू कश्मीर के यूथ, जिसमें काफी परेशान हुआ, उन स्कैम्स का सूत्रधार कौन था? आप इक्का दुक्का लोगों को अरेस्ट कर देते हैं, छोटी छोटी आप चार्जशीट बना देते हैं, मगर आप किंग पिन नहीं उठा पाए। अगर आप ये नहीं बताए अपने बौद्ध से, अपनी बुद्धिहीनता की वजह से आप इसका उत्तर नहीं हमें दे पाए, क्योंकि आप बुद्धिहीन थे और आप बुद्धिहीन ही समझते हैं जम्मू कश्मीर के यूथ को। इसलिए आप सोचते थे कि भाई हम एक दो जो है स्टेटमेंट्स इशू कर देंगे, मगर हम जम्मू कश्मीर में इन स्कैम्स का सूत्रधार कौन था, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्कैम्स, उन बच्चों को फिर से कैसे आपने अलाउ किया जो ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन ने इसका आपको जवाब नहीं दिया। इसीलिए मैं मलिक साहब कहती हूँ कि अब ये जवाब जो वो नहीं दे पाए, अब आप जो है जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, इनसे ये प्रश्न जो है वोट के जरिए पूछे ऑन द 26th ऑफ अप्रैल, 26 अप्रैल को जब वोटिंग है, ये पूछे, क्योंकि इन्होंने तो जवाब दिया नहीं, ये तो बता नहीं पाए कि भाई ये तो प्रचंड बहुमत की सरकार थी, इन्होंने हमने इनको इनकी वास्तुस्थिति से पूरा अवगत कराया कि भाई इस तरह से स्कैम्स हुए, मगर ये अपनी सामूहिक प्राथमिकताओं को भूल गए। ये भूल गए कि इनकी प्राथमिकता क्या थी। देखिए, आटा, खाना, बिजली, सड़क, ये तो सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है। इस पे सरकार हमेशा, ये अभी से नहीं, ये पहला चुनाव जब हिंदुस्तान में हुआ था, जब भी चुनाव होते हैं, ये बिजली, सड़क, जिसे कहते हैं रोटी, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होते हैं। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो जम्मू कश्मीर के लिए है अभी इस वक्त, वो है जम्मू कश्मीर का यूथ। देखिए मलिक साहब, अगर हम पिछले 70 सालों से सड़कें, बिजली, पानी पर ही अगर चुनाव लड़ते रहेंगे, तो इससे ये पता चलता है कि सरकारें कभी भी अपने शासन को लेकर सीरियस थी नहीं। मगर क्योंकि भाजपा ने 2014 में एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया कि सबसे बड़े देशभक्त, सबसे बड़े नेशन बिल्डर्स यही हैं, तो फिर उन्हें बिल्ड करनी थी ना नेशन, जम्मू कश्मीर को बिल्ड करते। इन्होंने 370 हटाया, 35 के बारे में बात भी नहीं करूंगी, 370 के बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ यही पूछूंगी कि 370 अगर आपने उठाया, तो जितनी भी विपक्ष की आवाज आपने दबाई, जितने भी आपके प्रत्याशी हैं जब इलेक्शन में जो जोर जोर से चीख चीख के बोलते हैं कि नहीं जी जम्मू कश्मीर में चेंज आया, तो आप हमें ये बताइए कि आप हमें ये बहुत ही खूबसूरती से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी जवाब दीजिए और जम्मू कश्मीर के यूथ को भी जवाब दीजिए कि आज तक इन स्कैम्स का सूत्रधार आप क्यों नहीं ढूंढ पाए, क्यों एलजी प्रशासन जो है हमेशा मौन रहा है इन मुद्दों पर, क्यों जाना चाहिए हमें क्यों जाए हम हाई कोर्ट, क्यों जाए हम सुप्रीम कोर्ट, व्हाई शुड दी स्टूडेंट्स सफर in the high courts and in the supreme court? अगर प्रशासन ही सीरियस हो, अगर आप ही अच्छे ढंग से कार्रवाई करा देते, आप ही सब कुछ खोल के रख देते, तो मुझे नहीं लगता जिसे कहते हैं कि इस चुनाव में आपको इतनी घबराने की या इस चुनाव के दौरान आपको इतना मौन धारण करने की आवश्यकता थी। सच तो ये है मलिक साहब, सरकार कभी भी सीरियस नहीं थी जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर, सरकार कभी भी नहीं सीरियस थी जम्मू कश्मीर के यूथ के मुद्दों को लेकर। इसीलिए इतने साल उन्होंने यहाँ पे जिसे कहते हैं एलजी प्रशासन चलाया, उसके बावजूद भी इन्होंने आज तक जो है जिसे कहते हैं यूथ को जवाब नहीं दिया। जी बिल्कुल मैम, इसके साथ में और भी एक बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि पहले अगर हम 2019 से पहले की बात करें तो जो रिक्रूटमेंट होता था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल रिक्रूटमेंट भी होते थे, डिविजनल लेवल भी होते थे एंड देन स्टेट लेवल भी होते थे। इनका एक ही मकसद था कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंटेशन मिले जॉब्स में, यानी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के यूथ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले जॉब्स में। तो आज के वक्त में अगर हम बात करें तो हर एक जॉब, हर एक रिक्रूटमेंट जो है यूटी कैडर की निकलती है, यानी इवन की 4th क्लास की भी रिक्रूटमेंट अगर हो वो भी यूटी कैडर की होती है। यानी
जो यहाँ पे आप सवाल एक खड़ा होता है, क्या हमारे जम्मू कश्मीर की जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स, अगर आज की डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, क्या 20 डिस्ट्रिक्ट्स का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, क्या फैसिलिटीज, क्या सारी डिस्ट्रिक्ट्स का बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो फार एरियाज की बात करूं मैम, आज भी आपको यकीन नहीं आएगा कि नियर अबाउट 10 किलोमीटर्स बच्चे पैदल चल के स्कूल पहुंचते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप किसी सिटी की बात करेंगे, तो वहां का बच्चा इतनी फैसिलिटीज अवेल करता है, वहां के एजुकेशन की स्टैंडर्ड की अगर बात करें, तो यानी वी आर टोटली वी आर फार डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब इससे होता क्या है कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, चाहे वो एजुकेशनली बैकवर्ड है या फिर दूसरी फैसिलिटीज की अगर बात करें, तो उनको तो चांस ही नहीं मिल रहा है। एक पहाड़ में जो बच्चा रह के 10 किलोमीटर चल के स्कूल जाता है, और दूसरी तरफ अगर हम सिटी के बच्चे की बात करें, तो ये तो मैच ही नहीं होते हैं। अब इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कैडर रिक्रूटमेंट होती थी, डिविजनल कैडर होती थी एंड स्टेट कैडर होती थी। लेकिन आज इवन की 4th क्लास के लिए भी आपने यूटी लेवल पे कंप्लीट करना है। इस पे आपकी मलिक जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए तभी मैं कहती हूँ कि इक्वालिटी से काम नहीं बनेगा, इक्वालिटी सफिशिएंट नहीं है, आपने इक्विटी लानी। इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए जब हर कोई एक ही लेवल पे होगा, तो आपने एक ही तरह का जो है क्वेश्चन पेपर उनके लिए सेट करना, उसे उसे हम इक्वालिटी कहेंगे। इक्विटी की जरूरत है। अब एक गांव का बच्चा है जिसका बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, और एक शहर के कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चा है, जम्मू प्रोविंस का, एक जम्मू का एक बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा है। अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जम्मू के प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो है एक सरकारी स्कूल के रिमोट फार फ्लंग एरिया के सरकारी स्कूल के बच्चे का कंपीट करेगा एक ही लेवल पे? तो आप इक्वालिटी किस बात की इक्वालिटी करते हैं? इसीलिए मैं आपको कहती हूँ मलिक साहब, इक्विटी की जरूरत है। सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी दैट जो नीचे तबके के लोग हैं उनको उठा के आपने आगे लाना है, ताकि वो इस तबके के लोग साथ कंपीट कर सके। सो यू हैव टू ब्रिंग देम ऑन दी सेम पेडेस्ट्रल, जो सरकार नहीं कर पाई। तभी मैं आपको कहती हूँ कि देखिए सियासत करने की बात नहीं है, दी इलेक्शंस आर ऑन। मैं आप लोगों को आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली का मॉडल है इसीलिए मैं आपके सामने रखूंगी। दिल्ली में सरकारी स्कूल जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ने उन सरकारी स्कूल्स के बारे में बात करी, उन्हीं सरकारी स्कूल्स के बारे में बात की गई है। इवन इन द यूनाइटेड नेशंस, इवन जो है बाहर के जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने आके इनको अप्रिशिएट किया, बाहर की कंट्रीज ने इनको आके अप्रिशिएट किया। तो कुछ बातें हैं इन सरकारी स्कूल्स में जो है दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो दिल्ली का जो गरीब तबके के लोग थे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उनके लिए जो है सिस्टम चेंज किया गया। वेराज इन जम्मू एंड कश्मीर आपने जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए आज भी बिना सड़क के वही जो है स्कूल रखा, वही छत रखी, वही टेबल रखा। आप ये देखिए कि क्या इन गवर्नमेंट स्कूल्स में आज तक जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन जो है प्रॉपर टीचर्स दे पा रहे हैं? क्या इन स्कूल्स में प्रॉपर आपको खाना मिल पाता है? क्या इन स्कूल्स में प्रॉपर सड़कें जाती हैं, प्रॉपर पीने के पानी का अरेंजमेंट है, प्रॉपर टॉयलेट्स है? आप जाके देखिए। आप क्योंकि आपने रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करी है, आप कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आइए, आप सांबा में जाइए, आप राजौरी जाइए, आप किश्तवाड़ जाइए, आप पुंछ जाइए, बसोली जाइए, डोडा जाइए, बिलावर, बनी, कहीं भी जाइए, हर जगह ही यही हाल है। आप कश्मीर डिवीजन में जाइए, वहां पे भी यही हाल है। सो अल्टीमेटली मैं आपको यही कहती हूँ, सरकार की प्राथमिकता जो है वो हमेशा कहते हैं ना, जैसे एक बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं, वो कहते हैं किरदार में, मैं आई एम गोइंग टू रीड आउट दोस लाइंस, वो कहते हैं किरदार में मेरे भले अदाकारियां नहीं है, खुददारी है, गुरूर है, मगर मक्कारियां नहीं है। इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने लोगों के साथ मक्कारियां की है। आप अगर 10 स्कूल खोलना चाहते हैं तो आप खोलिए ना। अगर आप लोगों के वोट्स के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं, आप लीजिए लोगों से वोट, मगर आप एक प्रॉपर तरीके का स्कूल तो दीजिए। अगर आप जम्मू कश्मीर की यूथ से जो है, जो फर्स्ट टाइम वोटर था, जो सेकंड टाइम वोटर या थर्ड टाइम वोटर था, उससे आप वोट देना चाहते थे तो आप लीजिए, मगर आप उनको कुछ दीजिए भी तो। अल्टीमेटली वो किन मुद्दों पे आपके लिए वोट करें, ये जो था ये सरकार के लिए कभी भी क्लियर नहीं था। यू हैव एब्सोल्युटली मेड इट अ पॉइंट कि सरकार इक्वालिटी की बात करती है, मैं इक्विटी की बात करती हूँ। मैं कहती हूँ आप इक्वालिटी मत दीजिए, खैरात में मत दीजिए, ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, भारत के संविधान में लिखा गया था इक्वालिटी। मगर आप एक स्तर बढ़ जाइए ना, आप हमें इक्विटी दीजिए। जो लोग नीचे दबके के हैं और जो लोग ऊपर दबके के हैं, इस दबके के लोगों को उठाकर आप इस दबके पर लाइए, फिर आप इनको एक लेवल पे compete कराइए, ना कि एक ही काडर बना के, जो आपने बहुत ही बेहतरीन जो है पॉइंट रखा मलिक साहब।
जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब हम, क्योंकि आज का जो ट्रेंडिंग है, शायद हमने इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया, क्योंकि यूथ हमारा जो है, प्रायोरिटी हमारी यूथ की थी। तो अब मैं लोकसभा इलेक्शंस पे आऊंगा। अगर हम जम्मू डिवीजन की 2 सीटों की बात करें, तो एक बहुत बड़ा अलायंस, जिसे इंडिया अलायंस जो कि बोला गया, और एक तरफ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के, जो कि लास्ट 10 ईयर से सिटिंग, यानी बनाते रहे हैं, 2 टाइम्स विनर हैं। क्या लगता है आपको कि इंडिया अलायंस कितनी हद तक जो है अपनी कामयाबी की तरफ जा सकता है, या फिर इंडिया अलायंस जो है कितना सक्सेसफुल रह सकता है? देखिए, इंडिया अलायंस, जिसे हम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस कहते हैं, ये अलायंस जो है 3 मुद्दों पर, बड़े इंपॉर्टेंट 3 मुद्दों पे ही जो है ये इलेक्शन लड़ रहा है। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा, हमने भारत का लोकतंत्र बचाना है। वी हैव टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री, ये हमें बचाना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसके ऊपर अलायंस किया गया है, वी हैव टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, हमें भारत का संविधान बचाना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसके ऊपर ये अलायंस हुआ है, वी वांट कि जो वोटर है अपने हित के लिए वोट करे। सो आई थिंक दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट पिवटल पॉइंट्स व्हिच द वोटर हैज टू रिमेंबर। लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, इंडिया अलायंस का जो मेन, क्यों बनाया हमने ये अलायंस हमने जिसे कहते हैं सत्ता में आने के लिए नहीं बनाया, या झूठ मूठ से सत्ता में हम जरूर आएंगे, मगर ये अलायंस हमने आप लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता में आने के लिए नहीं बनाया। आई विल रेक्टिफाई माई स्टेटमेंट। ये अलायंस इसलिए बनाया गया क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत का जो संविधान जिसके साथ भाजपा छेड़छाड़ कर रही है, वो ये आगे जाके ना कर पाए। दूसरा, भारत का लोकतंत्र जो है आपने किसी ना किसी तरीके से बचाना है। और तीसरा, जब भी आप वोट करें, जो भी लोग 19 को वोट कर चुके हैं, जो 26 को आगे वोट करेंगे, जो आगे जाके 7 मई के बाद जो कश्मीर साइड पे वोट करेंगे, उन सबको ये याद रखना है कि आपका कीमती वोट जो है आपके रण की लड़ाई, ये आपका रण है, ये आपकी लड़ाई है। ये आपने डिसाइड करना है कि अगर आप एक प्रॉपर गवर्नमेंट को आगे लेके आएंगे, जो रूल ऑफ लॉ में, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, जो वेलफेयर स्टेट में बिलीव करती है, तो फिर जो है आपके जिस तरह से पेपर लीक कर रहे हैं, कभी कोई स्कैम्स हो रहे हैं, इस चीज को लेके जो इस तरह की परेशानियां आपको नहीं झेलनी पड़ेंगी। कमिंग डाउन टू योर पॉलिटिकल क्वेश्चन के ये इंडिया अलायंस का हम क्या फ्यूचर देखते हैं, आई थिंक जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आई हैं 19 अप्रैल की इलेक्शन की, जो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से आई हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव रिपोर्ट्स। ये जो जब भी मलिक साहब, जब भी इलेक्शंस कंडक्ट किया जाता है, जब भी इलेक्शंस होती हैं, इलेक्शंस मुद्दों पे लड़ी जाती हैं। ये बात सही है कि इलेक्शंस पार्टीज के बीच में होती हैं, मगर इलेक्शंस मुद्दों पे लड़ी जाती हैं। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बेहतरीन काम किया होता, तो शायद उन्हें इतने स्टार कैंपेनर्स जो हैं नहीं लाने पड़ते। डॉक्टर साहब अगर बहुत ही बेहतरीन काम कर चुके होते, तो कभी योगी आदित्यनाथ जी को लेके आए, वो कभी भारत के जिसे कहते हैं, कभी राजनाथ सिंह को लेके आए, कभी हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब को लेके आए। इन सबको लाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। शायद ये लोग आते 2-2, 3-3 मिनट के लिए। डॉक्टर साहब का काम ही इतना जबरदस्त तरीके से बोलता कि ये स्टार प्रचारकों को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसी के साथ अगर आप इंडिया अलायंस, कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों देखें, तो रैलीज को इतना कवर नहीं किया गया। मीडिया को, नेशनल मीडिया को जिसे कहे इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप इनकी रैलीज नहीं कवर करें। मगर क्योंकि मैं इन रैलीज का एज इंडिया अलायंस, एज आम आदमी पार्टी खुद हिस्सा थी, आप मानेंगे मलिक साहब, जो रैली 16 अप्रैल को मैंने कठुआ में देखी है, जिसमें तकरीबन 10,000 जो है दूर दूर के प्रांतों से लोग आए हुए थे, उस रैलीज में मैंने देखा कि किस तरह से बेहतरीन तरीके से लोग जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। कल मैं सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में गई हुई थी, और मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती कि जिस तरीके से रमन भल्ला जी ने इतने सालों से बेहतरीन तरीके से अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस जो काम किया है, उस पे जो है रमन भल्ला जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीतेंगे। और जुगल किशोर जी को जब उनसे पूछा गया, अभी एक जर्नलिस्ट उनसे कुछ दिन पहले पूछ रहे थे कि आप बताइए आपको लोग क्यों वोट देंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है, हमने कोई काम नहीं किया, मगर लोग मोदी साहब को वोट देंगे। देखिए, मोदी साहब को हम माननीय, मेरे और आपके माननीय प्रधानमंत्री हैं, आपने प्रधानमंत्री लाना है, आगे जाके राष्ट्रपति उनको बनाना है, आपने जो बनाना है बनाए, मगर जब भी आप मेंबर पार्लियामेंट बनाते हैं, मेंबर पार्लियामेंट वो होना चाहिए मलिक साहब, जो अगर आप रात के 2 बजे किसी परेशानी में फंस जाते हैं, रात के 3 बजे किसी परेशानी में फंस जाते हैं, या सुबह सुबह किसी परेशानी में फंस जाते हैं, तो मेंबर पार्लियामेंट का जो पीए है, या मेंबर पार्लियामेंट खुद जो है, आपका फोन जो है एड्रेस करना चाहिए। मजा तो तब आता जब मिस्टर जुगल
किशोर से जब पूछा गया होता, जब पूछा जाता है कि आप किस मुद्दों पे आप ये जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं या आपको लोग क्यों वोट डालें, तो जुगल किशोर जी को मुस्कुरा के ये बोलना चाहिए था कि मुझे लोग क्यों वोट डालें ये मेरा काम बताएगा या मेरा काम बोलेगा। आपने पिछले 10 साल में कोई काम ही नहीं किया। आप मेंबर पार्लियामेंट बन गए, वहां सूट बूट पहन के आप पार्लियामेंट हाउस चले गए। कोई भी एक आपके प्रत्याशी ने सिर्फ टेबल पीटने का काम किया है वहां पे प्रधानमंत्री साहब के पीछे बैठ के, और दूसरे प्रत्याशी ने जो हमारे जम्मू से थे, आप पूछिए जुगल किशोर साहब से कि कितने प्रश्न जो है, कितने मुद्दे उन्होंने जम्मू कश्मीर के उठाए हैं। एक आई थिंक उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो किसी ने मुझे भेजा था रिगार्डिंग द मेट्रो ट्रेन, जो वो कहते हैं कि मैंने मेट्रो ट्रेन चला दी है। मुझे तो आज तक वो मेट्रो ट्रेन दिखी नहीं जो ट्रेन उन्होंने चलाई है। वो कब खत्म होगी, कब शुरू होगी, ये जुगल किशोरी जिसे कहते हैं पूछ पाए, वही इसका जवाब दे पाएंगे। मगर सच तो ये है कि भाजपा के दोनों प्रत्याशियों ने कोई भी काम नहीं किया, ना जम्मू प्रोविंस में ना उधमपुर में। और इस दोनों का जो उन्होंने काम, अपने कर्म नहीं किए हैं और बहुत बड़े सनातन धर्मी बनते हैं। अपने सनातन धर्म में हमारे भागवत में कहा गया है कि हिंदुओं की भागवत गीता में कहा गया है कि आप, गीता का तो वैसे कोई धर्म नहीं है, इट इज स्पिरिचुअल टेक्स्ट, कोई भी इसे पढ़ सकता है। मगर क्योंकि कुछ मंद बुद्धि लोग इसे सनातन धर्म से जोड़ते हैं, तो उसी गीता में कहा गया है कि आपने अपना संख्य कर्म योग करना, आपने अपना कर्म करना है। ना तो जुगल किशोर जी ने अपना कर्म किया और ना ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपना कर्म किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इसका खामियाजा जो है भोग चुके हैं 19 अप्रैल को, और जुगल किशोर जी जो है इसका खामियाजा, और जो 34 करोड़ का घपला जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने लोन वापस नहीं किया है, उसका खामियाजा ये 26 अप्रैल को भोगेंगे। तो मुझे ये पूरा का पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस कांग्रेस के प्रत्याशी जो है जरूर जो है अपनी विजय जो है, जिसे कहते हैं अपनी विजय निश्चित कर चुके हैं। एक प्रत्याशी 19 को और दूसरा प्रत्याशी जो है 26 को अपनी विजय जो है निश्चित कर देंगे। जी बिल्कुल मैम, अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इसमें वही पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि ये भी माना जाता है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये जो चौधरी दिलाल सिंह जी हैं ये एक उधार लाए हुए कैंडिडेट है। क्या हमारे जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा युवा नहीं था, क्या हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई पढ़ा लिखा नौजवान चेहरा नहीं था जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर सकते थे? क्या जरूरत थी वही हमारे जो ओल्ड लीडर्स हैं, चाहे उन्होंने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज की, लेकिन उन्हीं को बार बार जो है चेहरा बनाया जाता है। अगर हम चौधरी लाल सिंह जी की बात करें, उन्होंने कांग्रेस में भी बहुत साल गुजारे हैं, बहुत पावर्स एंजॉय की है, मिनिस्ट्रीज एंजॉय की है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने काफी वक्त गुजारा है। उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन का भी उन्होंने एक वो ऑर्गेनाइज की थी वो पार्टी, और उसके बाद फिर से आज कांग्रेस की तरफ चला गया। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी चेंज क्यों की, बट माय पॉइंट इज क्या कोई नौजवान चेहरा नहीं था हमारे पास जिसको हम इंडिया अलायंस के जरिए, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन करता, जो पार्लियामेंट में एक यूथ की बात करता, युवाओं की बात करता, क्या ऐसा कोई चेहरा नहीं था हमारे पास? देखिए, इसका जवाब जो है ना जम्मू कश्मीर को यूथ को देना होगा, क्योंकि आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा है एक पार्टी के प्रवक्ता होने, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगी। देखिए, प्रवक्ता होने के नाते मैंने आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि ये पढ़े लिखों की पार्टी है। ये पार्टी ऐसे ऐसे लोगों को मौका देती है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब आपने मुझसे प्रश्न किया कि क्यों कांग्रेस के प्रत्याशी ने, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है कोई नया चेहरा क्यों नहीं आया। इसका जवाब जो है इंडिया अलायंस को नहीं देना है, इसका जवाब जम्मू कश्मीर के यूथ को देना है कि क्यों जम्मू कश्मीर का यूथ जो है, जब वो 90% नंबर लेता है 11वीं में, जब वो 99% नंबर लेता है 12वीं में, वो ये क्यों नहीं एक संकल्प लेता कि नहीं हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, हम अपना काम करेंगे। देखिए, जो भी यूथ मुझे इस वक्त सुन रहा है, मैं उनको एक सिंपल सी अनवारंटेड पीस ऑफ एडवाइस दूंगी। पॉलिटिक्स में आप उतरिए सर्विस के लिए। मैं पेशे से एक वकील हूँ, मेरा दाना पानी मेरा घर का चूल्हा जो है हमेशा लॉ से चलेगा। जो मैं केसेस लड़ूंगी, जो मैं केसेस से अपनी फीस कमाऊंगी, उसी से मैं अपना घर चलाऊंगी। पॉलिटिक्स कैन नेवर बी योर करियर, पॉलिटिक्स इज अ सर्विस। लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि मैम पॉलिटिक्स में आने के लिए पैसे चाहिए, मुझे लगता है पॉलिटिक्स में आने के लिए मंशा चाहिए। तो अगर इंडिया अलायंस के पास, अगर कांग्रेस के पास कोई नया चेहरा नहीं था, तो इसमें कसूर कांग्रेस का नहीं, इसमें कसूर इंडिया अलायंस का नहीं है, इसमें कसूर हर उस युवा का है जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को गंदा मान के, पॉलिटिक्स को बुरा मान के
अपने घर में एक कंफर्टेबल लाइफ जीता है। देखिए हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वी वांट द सिस्टम टू चेंज बट वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। क्यों नहीं आपने, डोंट टेक कॉल पॉलिटिक्स एज अ करियर। आप आईएएस बनिए, आप आईपीएस बनिए, आप टीचर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट बनिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, आप बैंक्स में काम करिए। मगर अगर आपको लगता है कि नहीं, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, तो लिखिए ना। आप अगर पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आइए, आप वक्ता बनिए, आप पॉलिटिक्स में आके पॉलिटिक्स को ज्वाइन करके प्रवक्ता बनिए, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनिए, आप संगठन मंत्री बनिए। मगर आपको उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। ये कहना बहुत आसान होता है मलिक साहब कि कोई नया यूथ का चेहरा क्यों नहीं। नया यूथ का चेहरा तो हम तभी देते, नया चेहरा तो तभी देते अगर हमारे पास वो चेहरा होता। द प्रॉब्लम इज द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, even not only of the youth of Jammu and Kashmir, the youth of this country doesn't consider politics to be an honorable place to participate. Politics को एक गंदा धंधा माना जाता है। मुझे कितने लोग पूछते हैं कि भाई आप पॉलिटिक्स में उतरी हैं कि आपकी कोई मंशा होगी। जी हाँ, बिल्कुल मेरी मंशा है। मेरी मंशा है कि मुझे वाक शक्ति से परमात्मा ने नवाजा है और उसी वाक शक्ति से जो है मैं लोगों का शायद कहीं ना कहीं माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करना चाहूंगी कुछ मुद्दों पर। तो अगर आप चाहते हैं कि अगली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कोई नया चेहरा आए, अगर आप चाहते हैं कोई सशक्त चेहरा आए, तो उसके लिए यूथ को ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। इट इज वेरी इजी टू सिट इन अ ड्राइंग रूम एंड टॉक अबाउट वेरी उटोपियन पॉलिसीज, मगर उतरने के लिए बहुत जिगर चाहिए। पॉलिटिक्स एक पेशेंस की गेम है। भल्ला साहब एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है। मैंने आम आदमी पार्टी के कितने पॉलिटिशियन देखे, कितने मेंबर पार्लियामेंट्स देखे हैं जो राज्यसभा में है, दे वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियंस। पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम ऑफ इम्पेशेंस। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, आपको बहुत साल काम करना पड़ेगा और अपने वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपके पास उतना पेशेंस है, उतनी कंसिस्टेंसी से आप बिना किसी रिजल्ट ओरिएंटेड फैक्टर के काम कर सकते हैं, तो उतरिए पॉलिटिक्स में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले इलेक्शंस में कोई युवा चेहरा जिसने पिछले सालों में काफी काम किया होगा, जरूर उतर के आएगा और पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको जरूर मौका देंगी। मलिक साहब जी बिल्कुल। मैम अब जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, उनका क्या स्टेटस है लोकसभा इलेक्शन में? देखिए, लोकसभा इलेक्शन में हमने क्लियर करा हुआ है, इन जम्मू एंड कश्मीर वी आर गोइंग टू असिस्ट एज अ पार्ट ऑफ द अलायंस। हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं, जो भी हमारे इंडिया अलायंस का हिस्सा है हम उनको सपोर्ट करेंगे। उधमपुर की सीट के लिए और जम्मू की सीट के लिए हमने कांग्रेस के प्रत्याशी को सपोर्ट किया है। इवन इन अनंतनाग की सीट के लिए हम जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। और ये हमारा स्टैंड है जम्मू एंड कश्मीर को लेके। बाकी कुछ जगहों को लेके हमने दिल्ली में क्लियर करा है कि हम लोग 4 सीटों पे लड़ेंगे, 7 सीटें हैं दिल्ली में। उसी तरह से पंजाब में हम सभी की सभी पूरी की पूरी 13 सीटों पे जो है इलेक्शंस लड़ रहे हैं। गोवा में हम कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। चंडीगढ़ में हमने अपनी सीट जो है कांग्रेस को दे रखी है। गुजरात में हम कंटेस्ट कर रहे हैं। हरियाणा में हम 1 सीट पर लड़ रहे हैं। गुजरात में हम 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। सो दिस इज द स्टेटस ऑफ द आम आदमी पार्टी इन दी प्रेजेंट लोकसभा इलेक्शंस। मगर इस वक्त हमारी पार्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो केजरीवाल जी की सेहत को लेकर है, क्योंकि आज भी जो है एक याचिका दी गई है कोर्ट में। सरकार जो है उनको इंसुलिन नहीं प्रोवाइड कर रही है और उसके लिए हमने एक याचिका दी है कोर्ट में कि उनको जल्द से जल्द जो है इंसुलिन जो है, बिकॉज ही इज डायबिटिक फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों से वो डायबिटिक है, उन्हें जो है इंसुलिन की जरूरत है और इसके लिए हमने एक याचिका दी है। और हमें जिसे न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से संजय सिंह जी बाहर आए हैं, एक ना एक दिन जिसे सच जो है सत्यमेव जयते इसे कहते हैं, सच की जरूर जीत होगी। अरविंद केजरीवाल जी भी बेल पे बाहर आएंगे और जो कथाकथित घोटाला, जिसे एक्साइज पॉलिसी का घोटाला जो भाजपा ने क्रिएट किया है आम आदमी पार्टी के लिए, जिसको लगता है कि भाजपा को लगता है कि वो आम आदमी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी, आई थिंक वो इस गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि इस रणभूमि में हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी जो है 4 जून को ये डिसाइड हो जाएगा कि किस स्टेट में कितनी लोकसभा इलेक्शन जो है, इस लोकसभा इलेक्शन में कितनी सीट्स जो है आम आदमी पार्टी एज इंडिया अलायंस जीत पाएगी। जी मैम, अगर कश्मीर रीजन की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी नॉमिनेट नहीं किया। क्या लगता है आपको कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, क्योंकि 2014 की अगर बात करें तब भी जम्मू कश्मीर से 2 ही एमपीज जो है भारतीय जनता पार्टी से जीते और इन्हीं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्टेस्ट भी करा, यानी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद
भारतीय जनता पार्टी में कोई एडिशन नहीं हुआ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वही 2 सीटें उस टाइम भी थी और आज भी थी। इस पे आपका क्या व्यू है? देखिए, अगर भाजपा को सबसे पहले जो है उन्होंने आज रविंद्र राणा जी को बड़ी मुसीबत में खड़ा कर दिया है। देखिए, रविंद्र राणा जी पिछले 7 साल से जो है भाजपा के प्रेसिडेंट हैं। रविंद्र राणा जी हमेशा बोलते हैं कि नहीं, आप उनके तो मीम्स ऐसे ही बड़े वायरल हो जाते हैं, बड़े बेबाक तरीके से वो स्टेटमेंट्स देते हैं और उसमें बड़े खूबसूरत मीम्स बनते हैं। मैं उनके ऊपर पर्सनल कोई जिसे कहते हैं अटैक नहीं करना चाहूंगी। एज भाजपा के प्रेसिडेंट, वो खुद रजौरी एरिया के हैं, तो उन्हें तो लड़ना चाहिए था। ही शुड हैव कंटेस्टेड द इलेक्शन। उन्हें अनंतनाग की सीट पे जो है भाजपा को उनको प्रत्याशी घोषित करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कश्मीर की सीट पे कोई भी अपना प्रत्याशी अनाउंस नहीं किया। वो जानते हैं कि डल लेक, कश्मीर तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत जगह है, वो हमारा अभिन्न अंग है। उसको आप जिस तरीके से मानो, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। अब आप डल लेक को जितने मर्जी तरह तरह के पत्थर लगा दीजिए, जितना मर्जी उस लेक को ब्यूटिफाई कर दीजिए, उसकी खूबसूरती वैसे भी जैसे कहते हैं शुरू से ही, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मगर अब जो था भाजपा का जो ये था, ये एग्जाम था। ये एग्जाम में वो जब एग्जाम देने ही नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा कि आंसर में क्या क्या लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि 370 तोड़ के उन्होंने कोई भी जो है विश्वसनीय काम जो है जम्मू कश्मीर के लिए नहीं किया है। 370 को तोड़ के, ठीक है, आपने 370 को तोड़ा। वैसे तो अभी इनके भाजपा के ही एक मिनिस्टर जो थे अभी बात कर रहे थे, अभी उनका भी एक मीम वायरल हुआ है। उनको ये भी नहीं पता कि 370 टूटा है या 376 टूटा है। उनको क्लैरिटी नहीं है आर्टिकल के बारे में। तो कहीं ना कहीं बाय नॉट कंटेस्टिंग ऑन दी कश्मीर सीट्स, दे हैव मेड इट वेरी क्लियर कि कहीं ना कहीं वो घबरा गए हैं। उन्हें पता है कि उनकी नीतियां जो है इतनी बेहतरीन नहीं है कि वो इन सीट्स पे लोकसभा का इलेक्शन लड़ पाए। उन्हें शुरू करना चाहिए था अनंतनाग की सीट से, दे शुड हैव डिक्लेयर्ड। तो उन्हें कोई भी कैंडिडेट जब नहीं डिक्लेयर किया, तो जिन पहाड़ियों की, जिन गुज्जरों की, जिन बकरवालों की, जिन पहाड़ी लोगों की ये बात करते थे, यही तो मौका था उनसे वोट लेने का। तो ये मौका जो है उन्होंने अनंतनाग की सीट पे तो जिसे कहते हैं छोड़ पाए हैं वो, या उन्होंने खुद ही छोड़ दिया है, या उनकी क्या राजनीतिक रणनीति है इस बारे में, ये तो भाजपा के जो है रविंद्र रैना या भाजपा के प्रवक्ता है, इस पे ज्यादा बेटर तरीके से जवाब दे पाएंगे। मगर मेरा जो वोल्टेज पॉइंट है, जो जिस नजरिए से मैं देखती हूँ इस बात को, मुझे यही लगता है कि भाजपा को पता है कि बहुत ही बुरे ढंग से वो हारेंगे कश्मीर में, इसीलिए उन्होंने अपना प्रत्याशी जो है उसे खड़ा नहीं किया। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, तो उस टाइम में ये कहा जाता था कि आर्टिकल 370 जो है इट्स अ हर्डल इन डेवलपमेंट, यानी आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर अगर पीछे है तो इट्स ओनली एंड ओनली ड्यू टू आर्टिकल 370। और ये भी बोला जाता था कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हम जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो है आएंगी, जिससे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर और इकोनॉमी जो है बूस्ट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि अभी यानी इतने सालों तक कहीं पे ऐसा कुछ ग्राउंड लेवल पे दिखाई दिया। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई आर्टिकल 370 एक हर्डल था, या फिर इसको मैनिपुलेट करके एक हर्डल समझ के हमारी स्टेट को डाउनग्रेड कर दिया गया? क्योंकि 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 स्पेशल स्टेटस सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही नहीं, बल्कि 371 भी हमारे पास एक एग्जांपल है, जिसमें बहुत सारी स्टेट्स जो है स्पेशल स्टेटस एंजॉय करती है। तो इसमें आपकी तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। देखिए मलिक साहब, वो कहते हैं ना कि राम कभी खतरे में नहीं थे, इनकी राजनीति खतरे में थी। धर्म कभी खतरे में नहीं होता, कोई भी धर्म खतरे में होती है इनकी सत्ता। तो इसी सत्ता को लेके इन्होंने सोचा कि अब हम एक नैरेटिव बिल्डिंग करेंगे, हम एक स्टोरी बिल्डिंग करेंगे, जिसमें कहेंगे अगर 370 हटा दिया जाए, क्योंकि ये इनका शुरू से ही मुद्दा था। इनके मैनिफेस्टो में हमेशा से ये मुद्दा रहा है, 370 रहा है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है। ये सारे इनके बड़े पर्टिनेंट मुद्दे रहे, जिनके बेसिस पे इनको लगता है कि हम वोट्स जो है गान अपने लिए एकाग्रित कर पाएंगे। देखिए, इन्होंने जेएनके में क्लेम किया था कि 370 के बाद जेएनके में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा, मगर इन्होंने ये नहीं बताया था कि जेएनके में डेवलपमेंट होगा सड़कों के नाम पर। इन सड़कों पर गाड़ियां कैसे चलेंगी, इन सड़कों पर लोगों ने अगर गाड़ियां चलानी है तो उन गाड़ियों में तेल कैसे भरना है, इसका प्रावधान इन्होंने हमारे लिए नहीं बनाया। 370 के बाद सरकार हमें बताए कि कितने एग्जाम्स जो है ये प्रॉपर तरीके
तरीके से कंडक्ट करवा, मैं यूथ की बात करूंगी, कितने एग्जाम्स ये कंडक्ट करवा पाए, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज जम्मू कश्मीर में आई। आप जानते हैं कि जब भी वकालत की बात होती है, वकालत की, मैं अपने प्रोफेशन की बात करूंगी, जब भी वकालत की बात होती है तो जब नॉर्मली मैं अपने मैटर्स यहाँ पे टेस्ट करती हूँ तो मुझे काफी बार ये सुनना पड़ता है कि मैडम अच्छी वकालत तो चंडीगढ़ में होती है, अच्छी वकालत तो दिल्ली में होती है, यहाँ पे तो मैटर्स ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सर्विस मैटर्स है। तो इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे कंपनीज नहीं है, यहाँ पे कॉर्पोरेट लिटिगेशन कम है। तो 370 के बाद पहला भाजपा का जो फेलियर था, सबसे बड़ा फेलियर, आपने हमें स्टेट से यूनियन टेरिटरी डेनिग्रेट कर दिया। हमारी स्टेट एक बहुत ही जिसे कहते हैं एक बड़ी रिस्पेक्टफुल स्टेट थी, हमारी स्टेट की बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है, आपने उस पूरी की पूरी हिस्ट्री को जिसे कहते हैं ना डिमीन करके हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया। फिर भी हमने बड़ी ही विनम्रता के साथ आपका ये डिसीजन लिया, ये सोचते हुए कि शायद अगर अब हम यूनियन टेरिटरी बन गए हमारे लिए काफी दरवाजे खुलेंगे। आप हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, आप हमें रोजगार नहीं दे पाए, आप हमारा कोई भी एग्जाम जो था यूथ के लिए प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं कर पाए, आप कोई भी बड़ी कंपनी एमएनसी जो है यहाँ पे नहीं ले पाए। G20 कश्मीर में कराने से ये मतलब नहीं है कि जम्मू कश्मीर का इकोनॉमी जो है फ्लरिश कर गया। आप बताइए आपने कितने इंपॉर्टेंट, कितनी मल्टीनेशनल जम्मू एंड कश्मीर में आई, कितने, अब वो बात करते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कितने बड़े बड़े जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के कितने बड़े बड़े होटल्स यहाँ पे बनना शुरू हुए। नॉट मेनी कंपनीज वुड लाइक टू कम टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बिल्डिंग था, दिस वाज टू फूल द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए क्योंकि हम इस 370 को टूटने के बाद इसकी डिस्कशन कर रहे हैं कि कितनी जिसे कहते हैं डेवलपमेंट हुई, दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द फैक्ट कि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हुई नहीं। अगर डेवलपमेंट हुई होती मलिक साहब, तो डेवलपमेंट दिखनी चाहिए थी। आप सड़कों के नाम पर 8 लेन्स बनाने के नाम को डेवलपमेंट नहीं कह सकते। डेवलपमेंट होती है अगर आप यूथ को एम्प्लॉयमेंट देते, डेवलपमेंट होती अगर आप अपने जो लोग इतने सालों से, चाहे वो डेली वेजेस हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ रही होती हैं, आपने उनको खुश किया होता, आपने कश्मीरी पंडितों को खुश किया होता। कश्मीरी पंडित भी आपसे खुश नहीं है। इस बार आप मान लीजिए मलिक साहब, जितना वोट पड़ेगा वो सीक्रेट वोटिंग होगी, जितना भी वोट जिसे कहते हैं आएगा, इस बार लोग खुल के नहीं बोलना चाहते क्योंकि लोग बताना नहीं चाहते कि उनका मत क्या है। मगर आप आई थिंक ये रिटर्न लिखवा दीजिए कि मुझे लगता है 4 जून को जब रिजल्ट्स आउट होंगे तो भाजपा खुद ही देखेगी कि 370 के बाद उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया। इसका जो जवाब है लोग जो है बड़ी खूबसूरती से उनको अपना मत डाल के, अपना वोट डाल के बताएंगे। सो आई डोंट थिंक आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 देयर इज मच दैट हैज हैपेंड इन द स्टेट। हाँ, आप कुछ भी बना सकते हैं, एक नैरेटिव बिल्डिंग कर सकते हैं। देखिए आप एक प्रोजेक्ट लेके आए, आप कहते हैं कि हमने जिसे कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान लेके आए कि नहीं, हम स्वच्छ भारत अभियान के नाते काम करेंगे। आपने करोड़ों रुपए का जो है